Hi everybody, I hope your preparation is going very well. In this video, I will be telling you the important MCQ questions on the chapter Agriculture of your syllabus. Okay, first of all, I would like to say good luck to all of you. Tension नहीं लेना, these are just exams. ठीक है, नाम बोर्ड एग्जाम्स है पर लेकिन है तो नॉर्मल एग्जाम्स ही. हम आज तक 9th क्लास तक भी हमने पेपर दिए हैं, हम ये पेपर भी दे सकते हैं. ठीक है, दिस इज़ नॉट समथिंग रॉकेट साइंस नहीं है. बहुत आसान पेपर आएगा. इट जस्ट नीड्स यू टू बी कंसिस्टेंट विद योर प्रिपरेशन एंड जस्ट रिवाइज वॉट एवर यू स्टडी. जितना भी आप पढ़ रहे हो उसको आप रिवाइज करते रहो. ठीक है, वो ज़रूरी है. चलो लेट्स स्टार्ट इम्पॉर्टेंट MCQs ऑन एग्रीकल्चर. बट बिफोर आई स्टार्ट विद द चैप्टर आई वॉन्ट यू टू मेक अ डील विद मी. वॉट यू हैव टू डू इज आई विल बी गिविंग यू 15 questions. देन यू हैव टू टेल मी योर स्कोर इन द कॉमेंट सेक्शन. ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बताना है कि आपके 15 में से कितने मार्क्स आए. सो बिफोर आई स्टार्ट प्लीज ग्रैब अ पेपर एंड अ पेन पेपर लेकर के बैठो, फिर हम पढ़ते हैं. एंड द वंस हु आर अटेंडिंग माय क्लास फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, दिस इज योर एजुकेटर मुस्कान. I am a social science educator and I have been teaching on an academy since 2019. मेरे प्लस कोर्सेज भी हैं, स्पेशल क्लासेस भी हैं. तो अगर आप अटेंड करना चाहो तो आपको मेरा एडुकेटर प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आप वहाँ से लिंक ले सकते हैं, मेरा प्रोफाइल चेकआउट कर सकते हैं, पसंद आए तो फॉलो भी कर सकते हैं और मेरी क्लासेस अटेंड करना शुरू कर दो तो हार्ट्स भी डेडिकेट कर सकते हो. ओके, डू चेक इट आउट. आई थिंक यू आर रेडी विद योर पेपर एंड पेन. आर यू? You can pause this video अगर आपको मिल नहीं रहा है पेपर पेन तो. Okay, here is the first question. See, objective type questions जो होते हैं ना, सुनने में हमें लगता है कि ठीक है बहुत आसान है, but there is nothing a teacher can do for you in this. ऐसे questions हैं ये wherein if you have marked the wrong answer तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, आपको 0 ही मिलेगा. So please be, very sure with your preparation. Just revise it again and again and again. I know it becomes boring sometimes कि यार एक ही चैप्टर कितनी बार पढ़े, but then you have to पढ़ना पड़ेगा. अभी कुछ दिन पढ़ लो, उसके बाद में आराम से बैठ के चिल करना, घूमने जाना, पिज़्ज़ा बर्गर पैटीज पास्ता सब खाना. थोड़े दिन 10-15 दिन के लिए, जब तक आपके एग्जाम्स हैं. बहुत जल्दी ख़त्म हो रहे हैं आपके एग्जाम्स, तो 30th को स्टार्ट हो रहे हैं, आई गेस 11-12 को ख़त्म भी हो रहे हैं. So just for a period of 15 days अवॉइड जंक फूड. ओके, वेयर कैप्स. ठीक है, ऐसे मत बोलना कि एस्थेटिक नहीं लग रहा, हम कैप्स नहीं पहनेंगे, ग्लव्स नहीं पहनेंगे. ये मैं क्यों कह रही हूँ? बिकॉज यू कैन नॉट अफोर्ड टू फॉल सिक एट दिस टाइम. इस टाइम में हम बीमार नहीं हो सकते. तो अच्छा हेल्दी खाना खाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, हेल्दी खाना खाओ जो तुम पढ़ भी पाओगे. एंड जस्ट कीप योर इमोशंस इन कंट्रोल. फ्रस्ट्रेट नहीं होना वही चीज़ वापस पढ़ के. फ्रेंच रेवोल्यूशन, सॉरी नेशनलिज्म इन यूरोप इतनी बार पढ़ा है, बट फिर से पढ़ना पड़ेगा. अंडरलाइन करते रहो, नोट्स बनाते रहो. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम कहते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन कह सकते हो आप, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड नहीं है. आपने बुक में कहीं पढ़ा होगा, आपको याद होना चाहिए. झूमिंग, टेरेस फार्मिंग, स्टेप फार्मिंग, नन ऑफ द अबव. दिस वॉज योर फर्स्ट क्वेश्चन. इसका आंसर लिखो अपनी नोटबुक्स के अंदर. लेट्स सी द सेकेंड क्वेश्चन. By what name झूमिंग is known in झारखंड? तो आपको ये अलग अलग टाइप ऑफ कल्टिवेशंस पढ़ने पड़ेंगे, कौन सी स्टेट में इनको किस नाम से जानते हैं. यू हैव दीज 4 ऑप्शंस. डन. ओके, राइस इज अ कमर्शियल क्रॉप ऑफ विच स्टेट. अब ध्यान रखना कि मैंने तुमसे पूछा है कमर्शियल क्रॉप. इसका मतलब ये होगा कि राइस इस स्टेट में बनता है, उगता है, लेकिन उस स्टेट के लोग इतना ज़्यादा उसको कंज्यूम नहीं करते. बेसिकली वो लोग राइस का कल्टीवेशन क्यों कर रहे हैं? सो दैट दे कैन सेल इट आउट इन द मार्केट एंड दे कैन अर्न प्रॉफिट. अब बात ये भी है कि हर एक स्टेट में राइस उग नहीं सकता. क्यों? क्योंकि राइस रिक्वायर्स स्टैंडिंग वाटर. खड़ा पानी चाहिए राइस को. राइस की जो क्रॉप्स है ना, वो पानी में पूरी डूबी रहें, इतना पानी चाहिए. इमेजिन करो, क्या राजस्थान जैसे स्टेट्स इतना पानी अफोर्ड कर सकते हैं एक क्रॉप के लिए? और राजस्थान में तो लोग राइस खाते भी नहीं है. राजस्थान कैन नॉट बी योर आंसर, क्योंकि यहाँ इतना पानी ही नहीं होता.
लोगों के नहाने और पीने के लिए तो पानी होता नहीं है, तो राजस्थान के अंदर राइस को कमर्शियल क्रॉप, इनफैक्ट कल्टीवेशन ही राइस का पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास में 3 ऑप्शंस बचे, उड़ीसा, पंजाब एंड हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप ग्रोन इन कर्नाटका? एक हिंट दे देती हूँ मैं, हमारा जो फेमस ब्रांड है ना कैफे कॉफी डे, वो कर्नाटका का ब्रांड है। प्लांटेशन होता है एक बड़े सारे फील्ड पर सेम क्रॉप उगा रहे हो आप, ठीक है, बहुत बड़े सारे लैंड एरिया पर आप एक ही सेम क्रॉप उगा रहे हो, उसको बोलते हैं प्लांटेशन क्रॉप। क्या उग सकता है कर्नाटका में? टी, बनाना, कॉफी या राइस? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप? रबी क्रॉप कौन सा है, खरीफ क्रॉप कौन सा है, मिलेट्स कौन से हैं? इन सब के ऊपर तो ना अलग से एक छोटा सा टेबल बना के रख लो अपनी नोटबुक में, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। राइस, मिलेट्स, ग्राम और कॉटन। नेक्स्ट, Z is a short period which comes during the months of. So एक पीरियड होता है रबी क्रॉप्स का, ठीक है, एक पीरियड होता है खरीफ क्रॉप्स का। इन दोनों के बीच में ना एक छोटा सा पीरियड और होता है जिसे बोलते हैं हम Z। विंटर, समर, रेनी, ऑटम, किस महीने में आता है ये वाला पीरियड? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। डैश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ और थर्ड। हमारे यहाँ पर राइस बहुत प्रोड्यूस किया जाता है, फर्स्ट तो नहीं है हम, तो इट कुड बी इधर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। मेन फूड क्रॉप ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। हमारे नॉर्थ के अंदर लोग क्या खाते हैं? ज्यादा राइस तो नहीं खाते, वीट, मेज, ज्वार, राइस क्या खाते हैं? सबसे ज्यादा कौन सा फूड क्रॉप कंज्यूम किया जाता है? उगाया नहीं, कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। मेन फूड क्रॉप जब पूछते हैं ना, इट इज इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन। शुगर केन टेक्स हाउ मच टाइम टू ग्रो? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आया था CBSE के एग्जाम में। 3 months, ईयर, 6 months या 7 months? शुगर केन को उगने में कितना टाइम लगता है? नेक्स्ट, विच क्रॉप इज यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर? मतलब खाया भी जाता है और हम इसको कैटल फीड की तरह भी यूज करते हैं। रागी, वीट, मेज, ग्राम। क्या हमारे पास इतना वीट है कि हम उसको एज फॉडर यूज कर सकें? अगर तुमने नहीं भी पढ़ा तो भी तुम इसको कॉमन सेंस की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। Dash are known as coarse grains. Another important question from agriculture. Coarse grains, ज्वार, रागी, बाजरा या फिर all of the above? Next question. Rearing of silkworms for the production of silk. Silk बनाने के लिए silkworms को रखना क्या कहलाता है? Horticulture, pisciculture, सेरिकल्चर या नन ऑफ द अबव? ये आसान है, इम्पॉर्टेंट भी है, इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आपको मिल सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन इज कॉल्ड कमर्शियल फार्मिंग। प्रिमिटिव फार्मिंग, प्रिमिटिव इज जो पुराने टाइम में हुआ करता था, ठीक है। ममिंग और इंटेंसिव फार्मिंग, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? अगर मैं बहुत ज़्यादा बायोकेमिकल्स, दैट इज पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब यूज़ कर रही हूँ, इरिगेट कर रही हूँ अपने लैंड को, बहुत ज़्यादा इरिगेट कर रही हूँ, तो क्या इनमें से करेक्ट इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन होगा? कमर्शियल, प्रिमिटिव, ममिंग और इंटेंसिव। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेवरेज क्रॉप्स, बेवरेज क्रॉप जिसको पिया जाता है, इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर एज वेल एज एक्सपोर्टर। मतलब इतना ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं हम कि हम उसको एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। हमारी कंट्री के लिए भी सफिशिएंट होता है, इनफैक्ट उसके साथ साथ बाहर की कंट्रीज के लिए भी सफिशिएंट है। टी, ग्रीन टी, कॉफ़ी और कर्ड, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम प्रोड्यूस भी बहुत ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं? देखो, टी होता है असम में, कॉफ़ी होता है
कर्नाटका में, ठीक है। कर्ड इज नॉट अ बेवरेज क्रॉप, दिस कैन नॉट बी योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स। देखो जब हमारी कंट्री में हम पढ़ रहे हैं, हमारी कंट्री में ऐसे आ रहा है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, मैक्सिमम चांसेस है कि इंडिया आंसर होगा, बट देन यू कैन नॉट बी श्योर। आई एम जस्ट गिविंग यू अ स्मॉल हिंट। नेक्स्ट, okay, these were the 15 questions. Are you ready to see the answers? देखिए आंसर्स। पहला था जुमिंग, सबसिस्टेंस फार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज जुमिंग, और झारखंड में इसका क्या नाम है, कुरवा। सो कुरवा, जुमिंग, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, तीनों एक ही चीज है, ये तीनों चीजें सेम है। ओके, बस ये ध्यान रखना कि झारखंड में इसका ये नाम है, ऐसे ही एमपी में क्या नाम है, मध्य प्रदेश में क्या नाम है, महाराष्ट्र में क्या नाम है, ये भी देख लेना। राइस राजस्थान में तो उग ही नहीं सकता, उड़ीसा में लोग खाएंगे, यूपी बिहार में तो लोग चावल खाते ही बहुत है, तो वो खुद खाते हैं, तो कमर्शियल क्रॉप कैसे होगा। लेकिन पंजाब और हरियाणा ऐसे दो स्टेट्स हैं जहाँ पर अच्छा खासा पानी अवेलेबल है, रिवर्स की वजह से, पंजाब 5 रिवर्स, तो वो राइस का कल्टीवेशन कर सकते हैं। लेकिन पंजाब में लोग क्या खाते हैं, राजमा चावल नहीं, छोले भटूरे। तो चावल उनके पास बहुत सारे एक्स्ट्रा होते हैं, बहुत सारा चावल का जो राइस का प्रोडक्शन है वो कमर्शियल क्रॉप बन जाता है, क्योंकि वो उसको मार्केट में सेल कर देते हैं। कर्नाटका कैफे कॉफी डे, बताया था मैंने तुम्हें, कॉफी का प्लांटेशन होता है कर्नाटका में, टी गार्डन्स होते हैं असम में। रबी क्रॉप इज ग्राम, ग्राम इज अ रबी क्रॉप। जैद, आई थिंक मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था, खरीफ और रबी क्रॉप्स के बीच में एक छोटा सीजन जो होता है जैद, वो आता है समर मंथ में, जुलाई सितंबर। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, हमारे यहाँ पे बहुत राइस होता है, सेकेंड लार्जेस्ट। एक काम करो, फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है ढूंढो और कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। योर टास्क, you have to tell me the first largest producer of rice. Main food crop of north and northwestern parts of India. नॉर्थ में तो लोग ज्यादातर वीट ही खाते हैं, है ना, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये लोग सबसे ज्यादा वीट खाते हैं। शुगर केन टेक्स हाउ मच टाइम टू ग्रो, 1 साल लगता है गन्ने को उगने में, 1 साल लगता है, टेक्स 1 year to grow sugar cane. Which crop is used both as food and fodder? Wheat cannot be your answer, क्योंकि wheat तो humans खाते हैं ना बेटा, तो इतनी wheat consume करते हैं हम that it cannot be your answer. So maize is the correct answer. Coarse grains, ज्वार, बाजरा, रागी, इन सभी को कहते हैं हम coarse grains. Rearing of silkworms is known as sericulture. जब हम ज़्यादा केमिकल इनपुट्स डाल रहे हैं, इरिगेट कर रहे हैं, दिस इज नोन एज इंटेंसिव फार्मिंग। बेवरेज क्रॉप्स, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है टी का, असम में मिलेगा। ऑयल सीड्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज इंडिया। Basically all of these questions were quite easy, you could have easily got 15 on 15, लेकिन हम 14 लेकर के चलते हैं, 1-2 questions बीच में difficult थे। एग्जाम्स आने वाले हैं, इसमें से 14 मार्क्स तो आपके कम से कम आने ही चाहिए थे। So I am waiting for your replies in the comment section। 2 चीज़ें आपने मुझे बतानी है, एक तो ये कि राइस का फर्स्ट प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है पूरी वर्ल्ड के अंदर, और दूसरा कि आपका मार्क्स कितने आए, आपका स्कोर क्या रहा इन 15 क्वेश्चंस के अंदर। अगर आपको लग रहा है कि मेरी प्रिपरेशन पूरी नहीं है या मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं क्या करूँ, तो आप या तो अनअकैडमी का प्लस ले सकते हो या फिर आइकॉनिक ले सकते हो, ठीक है। आप मेरा कोड अप्लाई कर सकते हो MS Live 10, जिससे आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा, फ्री में स्पेशल क्लासेस भी देख पाओगे अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन पर ID ही नहीं बनाई तो। ओके, चलो, please tell me your answers in the comment section, like your score in the comment section. In this video I have 15 most important questions on nationalism in Europe, yes, the one and only chapter of your history for term 1. तो चलो स्टार्ट करते हैं, 15 questions पूछूंगी, grab a copy and a pen
पेपर पेन लेकर के बैठना, क्वेश्चंस का आंसर तुमने लिखना है उसके अंदर, और लास्ट में हम चेक करेंगे कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए. यू हैव टू टेल मी योर मार्क्स इन द कमेंट सेक्शन. डील है ना हमारी है? तुम मुझे लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कितने मार्क्स आए तुम्हारे. Okay, so the ones who are watching me for the first time, पहली बार अगर मेरी क्लास में आए हो, then let me introduce myself. This is your educator, Muskan. I am a social science educator on Unacademy. I teach on the Plus platform as well. I started teaching on Unacademy since 2019. So I have 2 years of experience on Unacademy itself. And I'm going to help you to get good marks in your geography, economics, history, and civics. Okay, let's start with the questions. But before that, do you want me to revise? Do you want me to help you revise the chapter Nationalism in Europe? You have a topic of Germania in this. You have a topic related to Italy. Frederick Soryu नाम से एक question आता है. कुछ याद आ रहा है? Okay, I think you are ready to go. All right, let's start. And if you get any doubt, कोई भी चीज़ आपको लगे कि वीडियो में सॉल्व नहीं हो पाई, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शंस एंड ऑल्सो स्टार्ट राइटिंग योर आंसर्स. ठीक है, मैं करेक्ट आंसर लास्ट में बताऊंगी, सो यू नीड टू राइट योर आंसर्स. ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा. इन मिड 18th century यूरोप, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड. मिड 18th century में यूरोप के अंदर जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड का क्या स्टेटस था. They were divided into kingdoms, duchies and cantons whose rulers had their autonomous territories. मतलब वो सभी अलग अलग किंगडम्स होते थे, हर किसी के रूलर का पूरा पावर होता था अपनी टेरिटरी के ऊपर. या ये सॉवरेन स्टेट्स थे, डेमोक्रेसी थी यहाँ पर, या फिर ये रिपब्लिक थे. It's very obvious. The answer is very very obvious in this question. गलत नहीं करना है. If you do not want to write the entire option, just write about 4 to 5 words of the correct answer so that you do not get confused at the end. Done? Okay, moving on. When did Napoleon invade Italy? नेपोलियन फ्रांस में कब आया और बैटल ऑफ वाटरलू कब हुआ, ये तो हमने सुन रखा है. नेपोलियन 1804 में आया था. 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू हुआ जिसमें नेपोलियन हार गया था. अब इटली पर इन्वेजन कब किया? इट वॉज डेफिनेटली बिफोर नेपोलियन वेंट टू फ्रांस. सो 1797, 87, 67 और 77. फैक्चुअल क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चंस तो आते ही हैं एग्जाम में. गाइज, फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिसमें आपको ईयर्स डेट्स पूछी जाती हैं, आई रिकमेंड यू टू मेक अ सेपरेट नोटबुक. 5 रुपीज़ की ना एक कॉपी आती है, इतनी सी, बड़ी सुंदर सी होती है, सुंदर सुंदर कवर वाली. 5 रुपये की नोटबुक आती है, वो ले लो. उस पर लिख लो अलग अलग चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट डेट्स, और पेपर से पहले एक बार वो पढ़ लेना. बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए याद करना. ओके, प्लीज राइट योर आंसर इन योर नोटबुक. Moving on to the next question. In revolutionary France, the right to vote and to get elected was granted exclusively to. तो फ्रांस के अंदर वोट करने का राइट और इलेक्ट होने का राइट किससे दिया गया था? प्रॉपर्टी ओनिंग मेन एंड वुमेन दोनों को, सबको दे दिया था, या फिर अपर क्लास को ही दिया था? फ्रांस 9th क्लास में पढ़कर आए हैं हम. कुछ याद है? देखो क्या आएगा आंसर. चलो एक हिंट देती हूँ बेटा. फ्रांस में राइट टू वोट विमेन को मिला था 1946 में. एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. When did the Treaty of Vienna take place and who were the participants? ये treaty कब हुई थी? Participants कौन थे? बेटा अगर आपको year भी याद है तो भी कर लोगे. Even if you remember the year, then also you can do this question. Which area was the most serious source of nationalist tension in Europe? 1871 के बाद में यूरोप में सबसे ज़्यादा nationalist tension कहाँ पर थी? कौन से एरिया में थी? साउथ ईस्ट, मिड यूरोप, ईस्टर्न स्टेट्स और बल्कान स्टेट्स.
I hope you've got your answer. Next question. Dash is perhaps the most celebrated of Italian freedom fighters. कौन हो सकता है? You have 4 options in front of you. Most celebrated. देखो जरा किसका नाम लग रहा है, इटालियन नेम कौन सा लग रहा है. Okay, moving on. Who had sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic in 1830s? एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था इटली को रिपब्लिक बनाने के लिए. एक साथ इटली के सब लोगों को इकट्ठा किया गया, यूनाइट किया गया और इटली को रिपब्लिक बनाने का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया. किसने किया था? यूनिफिकेशन ऑफ इटली किसका नाम था? Next question is, in January 1871, who was proclaimed German emperor in a ceremony held at Versailles? NCERT का क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन. कौन बना था जर्मन एम्परर? How many wars over 7 years with Austria, Denmark and France ended in Persian victory and completed the process of unification? कितनी वॉर्स हुई थी 7 सालों में और फिर पर्शिया फाइनली जीत गया? कितनी वॉर्स हुई थी? 4, 5, 3 और 7? Who said when France sneezes the rest of the Europe catches cold? Guys, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लास्ट ईयर पेपर में आ चुका है, इस साल भी आ सकता है. इस क्वेश्चन का आंसर यू शुड नो. Who formed the secret society called Young Italy? Who formed the secret society called Young Italy? Which of the following aspects signifies the image of Germania? Austerity and aestheticism, heroism and justice, revenge and vengeance, folk and cultural tradition. Which sentence best explains the utopian society? एकदम स्टार्टिंग में है चैप्टर की. Society where everybody is equal. Society with a comprehensive constitution, बहुत precise constitution हो. Idealistic society which can never be achieved, या फिर एक democratic society. Utopian society पर भी question आएगा. Next, which treaty recognized Greece as an independent nation? Greece independent कब बना और किस treaty से बना? By which of the following treaties the UK of Great Britain formed? United Kingdom इनमें से किस treaty से बना? ये तो तुमने सुना होगा, ये तो पढ़ रखा होगा. All right, these were the 15 questions. Now let's look at the answers of these 15 questions, guys. The passing score जो स्कूल में टीचर्स देते हैं is 13. 13 से कम अगर आपके स्कोर आ रहा है इन क्वेश्चंस में, यू नीड टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन. बहुत आसान क्वेश्चंस थे, जितने क्वेश्चंस थे सब इम्पॉर्टेंट थे. हर किसी क्वेश्चन का बहुत चांस है पेपर में आने का. सो प्लीज़, अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि मेरे मार्क्स 13 से कम है, you can take our help also. You can purchase our Plus or Iconic subscription. You can start watching our classes. There are ample of ways. But do not panic. पैनिक नहीं करना कि मेरा आंसर गलत हो गया. It just shows कि थोड़ी प्रिपरेशन में अभी कमी है. शायद फिर से रिवाइज करना पड़ेगा. ठीक है, शायद फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत है. चलो पहले देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं हमारे. स्टार्ट करें. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन ए आंसर था, दिख ही रहा था. अच्छा, एक टिप देती हूँ, अगर तुम्हें ऐसा लगे ना पेपर में कि यार ये क्वेश्चन तो कभी सुना ही नहीं, ये कहाँ से आ गया, होता है. ठीक है, बहुत बार होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो हमने कभी सुने ही नहीं होते. तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए देन डोंट वरी, जो लॉन्गेस्ट आंसर हो ना वो क्लिक कर दो. 90% केसेस में दैट विल बी योर करेक्ट आंसर.
सिर्फ ये ट्रिक तभी यूज करनी है जब तुम्हें करेक्ट आंसर नहीं पता. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आई बिलीव सबका करेक्ट हुआ, वो बहुत आसान था. अगला क्वेश्चन देखते हैं. नेपोलियन, व्हेन डिड नेपोलियन इन्वेड इटली? दैट वाज इन 1797. देखो मैं तुम्हें कहानी बताती हूँ. 1797 में ही इन्वेडेड इटली, और उसके बाद में 1799 के अंदर वो फ्रांस में जाकर लीडर भी बन गया था, और 1804 के अंदर तो एम्परर बन गया था. नेक्स्ट, इन रेवोल्यूशनरी फ्रांस पहले राइट टू वोट सिर्फ प्रॉपर्टी ओनिंग मेन को ही मिला था. जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी सिर्फ वही लोग वोट दे सकते थे. वुमेन को तो बहुत लेट मिला, 1946. Okay, the treaty was signed in 1815. Britain, Russia, Persia, Austria. Which area was the most serious source of nationalist tension in Europe after 1871? So that was the Balkan states. जिसके बारे में तो आपके चैप्टर के अंदर काफी कुछ दिया हुआ है. The Balkan states, okay? Dash is perhaps the most celebrated. That's Cosette. It's not Mazzini. Mazzini was related to the unification, but freedom fighter में नहीं आता. As I told you, unification के लिए Giuseppe Mazzini was the person. Okay, 1871 में Kaiser William I became the king of Germany. कितनी wars हुई थी? Over 7 years. 3 wars हुई थी. ठीक है, 3 wars हुई थी, और लास्ट में कौन जीता? पर्शिया. It was the Persian victory. Who said when France sneezes? इतना क्यूट सा क्वेश्चन है, मुझे तो बहुत पसंद है ये क्वेश्चन, पेपर में आ सकता है. ध्यान रखना, मेटर्निच. सीक्रेट सोसाइटी किसने बनाई थी? जब यूनिफिकेशन के लिए ये इंसान जिम्मेदार था, तो यंग इटली नाम की सोसाइटी भी इन्होंने बनाई होगी. सिंपल नो? Germania, heroism and justice. अच्छा, यूटोपियन सोसाइटी, बेटा यूटोपियन वर्ड का ही मतलब होता है समथिंग विच इज सो परफेक्ट दैट इट कैन नॉट बी अचीव्ड. तो यूटोपियन सोसाइटी भी एक ऐसी ही सोसाइटी होती है विच कैन नेवर बी अचीव्ड. फ्रेडरिक सॉर्यू, हु वाज अ फ्रेंच आर्टिस्ट, उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी बनाने की कोशिश की थी, बट वो अचीव ही नहीं कर सकते कभी अपनी पेंटिंग में. कौन सी ट्रीटी को इज रिकॉग्नाइज्ड? ग्रीस को रिकॉग्नाइज किया था एज एन इंडिपेंडेंट नेशन. 1832 में हुआ था ये ट्रीटी. एक्ट ऑफ यूनियन, ये तो सुना होगा ना तुमने, जिससे यूके बना था. एक्ट ऑफ यूनियन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बाकी तो हो नहीं सकते. वर्सल्स, वेनिया, पैरिस का तो कनेक्शन ही नहीं है. सो आंसर क्या होगा? एक्ट ऑफ यूनियन. सो दीज वर द 15 क्वेश्चंस and the answers. I hope तुम लोगों के 13+ marks आ गए हों. I really hope that. अगर नहीं आए then don't worry, we are there for you. You still have got time. टेंशन नहीं लेनी है. These are just exams. जैसे अभी तक के एग्जाम्स हो रहे थे, ये भी वैसे ही एग्जाम्स हैं. क्लास 10 is comparatively easy. If you can pass your class 9, तो क्लास 10 तो हम पास कर ही लेंगे बेटा. क्लास 10 बहुत आसान है ना क्लास 9 की कंपैरेटिवली. और बोर्ड का पेपर कोई भूत थोड़ी बनाता है, इंसान ही बनाते हैं. को बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं आता. इनफैक्ट द पेपर विल बी वेरी इजी. सो जस्ट रिवाइज एंड कीप ऑन रिवाइजिंग. आई कैन अंडरस्टैंड इट बिकम्स इरिटेटिंग एट टाइम्स कि यार कितनी बार वही चीज़ पढ़ी, बट देन यू हैव टू रिवाइज. क्योंकि क्या होगा ना बेटा, जब तुम पेपर देखोगे यू विल बी लाइक कि ये तो बहुत आसान है, पर तुम ढंग से रिवाइज नहीं करोगे तो आंसर नहीं आता है. क्योंकि माइनर डिटेल्स जो तुम बार बार पढ़ते हो, वहीं से पेपर आता है. गुड लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताओ कितने मार्क्स आए. डील थी हमारी ये. ओके, सो इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू टेल यू very important MCQs on power sharing. We will be doing every chapter like this. We will be discussing 15 important MCQs on every chapter on the same channel. So make sure that you subscribe this channel, and you can also share these videos with your friends, okay, with the friends who are going to appear for the term 1 board exams from this November. Okay, so power sharing is the first chapter of your civics.
Okay, it's a very short chapter. The important things from this chapter which you have to remember are the types of power sharing, horizontal power sharing, vertical power sharing. Why is it important? Next thing is, why do we need power sharing? Okay, one simple definition of power sharing is when power is shared between different groups or different organs of the government. This is called power sharing. Then there is another thing called the concept of decentralization. So these are the few things which you have to, which you have to study from this chapter called power sharing. Let's start with the MCQ. So I'll tell you how are we going to go about this video. I will be telling you the questions. I'll give you 15 questions. You have to write down your answer in your notebooks. Please sit with a paper and a pen. You have to write down your answers, your 15 answers in your notebook. After that, I will be telling you the answers. You need to match. Okay, I will give you the answer key, then you need to match your answers, and you also have to tell me your score in the comment section below. Okay, so this is a game. Let's see who wins. So there will be 15 questions. आपको 15 questions के answers लिखने हैं. Answer key से match करके you have to tell me your score. Out of 15 आपको कितने marks मिले. This will also help you to realize कि आपका preparation किस chapter में कितना हो चुका है, and which is the chapter you need to focus a lot more on. Okay, so let's start with power sharing. But before that, the ones who are watching my video for the first time or the ones who are entirely new on this channel itself, let me brief you about all of this. So my name is Muskan. I teach social science on Unacademy, and I am a plus educator. So we have plus courses on our application called Unacademy. There are two types of classes. One is a special class which is free of cost for everybody, and another one is a plus class for which you have to pay some fees. In this plus session, we give you superb content. We teach you the past year papers. We give you directions on how to write answers in your exam, how to attempt the MCQs, how to in fact attempt the MCQs you have no idea about. So we tell you all of these things ताकि आपका exam बहुत अच्छा जाए. तो plus के classes के अंदर we also cover your entire syllabus. And for class 10 specially, we have started a crash course on plus. So if you like this lecture, by the end of the session you will decide कि इस lecture पसंद आया या नहीं, Unacademy से पढ़ना है या नहीं. And trust me, so many of you are going to purchase this plus platform after I tell you the features of this, because this is so amazing and it is going to help you a lot in your exam prep. So in this crash course, we will be teaching you the entire syllabus of your term 1 very quickly, type of a revision. Alright, so if you want to attend the special classes first, then you can use my referral code, which is MSLive10. It's very easy to remember this code. Muskan Sehgal MS Live and 10. Okay, you can unlock any special class with the help of this referral code, and if you are about to purchase the plus platform, you will also get 10% discount with the help of this referral code. Okay, alright, ready? Shall we start with the questions? I think we should. Okay, so here is your first question. Let's first understand the question, then you write your answer in your paper. Question number 1. Which of the following is an example of horizontal sharing of power? I will be also teaching you a little bit concepts. Just question में I feel कि तुम्हें पता होना चाहिए. तो horizontal power sharing. Always remember कि horizontal is like this. This line is horizontal line and this is vertical. तुमने साइंस में पढ़ा होगा वर्टिकली अपवर्ड्स, तो उससे याद रखना. मैंने मेरे टाइम पे ऐसे याद रखा था. वर्टिकली अपवर्ड्स एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज दिस लाइन. तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग इनमें से कौन सा है? पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. बाय ऑर्गन्स वी मीन, व्हाट डू वी मीन? थिंक अबाउट इट. वी मीन लेजिस्लेटिव, executive, judiciary. Okay, power sharing between different organs of the government. Okay, this is a repeated one, ignore this. Between different levels of government,
or between different political parties? What do you think it is? Come up with your answer. Do you have your answer now? Okay, for the ones जिनको आंसर नहीं मिल रहा है या फिर जो डाउट में है कि ये आंसर होगा या नहीं, लेट मी गिव यू अ स्मॉल हिंट. हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के अंदर एवरीबडी वुड हैव इक्वल पावर, ठीक है. लेकिन वर्टिकल के अंदर देयर विल बी वन बॉस. वर्टिकल में द पर्सन एट दिस पोजीशन 1, 2, 3 and 4, the person at this position would have more power. Now I think you've got your answer. Okay, moving on to question number 2. Who elects the community government in Belgium? बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट कौन इलेक्ट करता है? By the leader of Belgium, the citizens of the whole country, people belonging to one language community, or the community leaders of Belgium. It's very simple. You have 10 seconds. Think about the question and write down your answer. Just do not write A, B, C, D, okay? Write the entire sentence. Community government in Belgium. Alright. Question number 3. The word ethnic signifies. The word ethnic signifies. Come on, this is not your ethnic attire. This is something different from that. A careful calculation of gains and losses. Avoid conflict between opposite groups. Social division on shared culture or different religion. Ethnic groups, you must have heard about it. Ethnic groups. This is a small test, guys. Come on, write down your answer. You have 10 seconds. Okay, it's done. Next question. Power sharing is. This is a very important question. I'm telling you, past year papers में ये question बहुत बार आया है. CBSE ने ये question काफ़ी बार दिया है. और इस बार तो because you only have objective type papers, इस बार ये question आने के chances बहुत ज़्यादा हैं. Power sharing is the very spirit of democracy, separation of power at different levels. Please take care of this word, huh? Focus on this word, separation. Just keep it in your mind. System of checks and balance, or a type of balancing power. There is one exact line in your NCERTs जहाँ से ये question बना है और ये पेपर में आने के chances बहुत ज़्यादा हैं. 10 seconds. Write down your answer. हम लास्ट में देखने वाले हैं correct answers और ध्यान रखना you have to comment below your score. आपने मुझे स्कोर बताना है. Okay. Next, power sharing is desirable because it helps. क्यों चाहिए हमें power sharing? Why do we need power sharing? क्या फायदा होगा इससे? To generate awareness among people, लोग aware हो जाएंगे. Power share करने से लोग aware हो जाएंगे. To reduce possibilities of conflicts, conflicts नहीं होंगे. मतलब अगर मैंने क्लास में एक बच्चे को मॉनिटर बनाया for a week, फिर मैंने नेक्स्ट वीक मॉनिटर फिर चेंज कर दिया. सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम शेयरिंग पावर कि आज इस बच्चे के पास है, कल किसी और बच्चे को दे दिया. सो दैट नॉट वन स्टूडेंट हैव द पावर ऑफ द मॉनिटर फॉर द एंटायर ईयर. तो मैंने एक हफ्ते के लिए कि आज इसके पास पावर है, आज इसके पास पावर है, और लेट्स से कि मैंने एक बच्चे को कुछ पावर दिया, एक बच्चे को कुछ पावर दिया, तो ऐसे मैंने पावर शेयर कर दिया. तो इससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, बच्चे आपस में लड़ेंगे नहीं, and they won't feel jealous of one person who is the monitor of the session. Another next option is to increase percentage of voters. अगर पावर शेयर करेंगे तो वोटर्स ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा लोग वोट करना शुरू कर देंगे. टू इंक्रीज प्रेशर ऑन गवर्नमेंट. अगर पावर शेयर्ड होगी, अलग अलग ग्रुप्स के पास में होगी, तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता रहेगा. दिस क्वेश्चन हैज अ डायरेक्ट आंसर. ये तो गलत नहीं होना चाहिए. इसका तो बहुत डायरेक्ट आंसर है हमारे पास.
I believe you all have written your answers in your notebooks. Moving on to the next question. A system of checks and balances mean horizontal distribution of powers. Checks and balance. Okay, let me give you one example. Let's say there are two students, student named A and student named B. ठीक है, तो I give the notebook of student B to student A कि आप इसकी नोटबुक चेक करो, और student A की नोटबुक दी student B को कि आप इसकी नोटबुक चेक करो. Now they both have this fear कि यार अगर मैंने उसके मार्क्स ज़्यादा काटे तो वो भी मेरे मार्क्स ज़्यादा काट देगा. तो वो लोग क्या करेंगे? They will try their best to give a justifiable marks to each other. एकदम सही मार्क्स देंगे एक दूसरे को कि वो मेरे मार्क्स ज़्यादा ना काटे. दिस इज कॉल्ड चेक एंड बैलेंस. यहाँ पर बना चेक क्रिएट हुआ, और बैलेंस कैसे बना कि दोनों लोग अब कोई भी गलती नहीं करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपना बेस्ट दे करके ऑनेस्टली वो पेपर चेक करके देंगे. तो इसी तरीके से ऐसा ही सेम चेक एंड बैलेंस का सिस्टम हमारा गवर्नमेंट भी बनाता है. हमारी कंट्री में भी गवर्नमेंट के ऊपर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के ऊपर चेक्स और बैलेंस का सिस्टम है. सो दिस मीन्स हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, or to put a check on the exercise of unlimited powers of the organs of government by maintaining a balance of power among various institutions. We will call this question easy one. Again, this also has a direct answer. Okay, I think it's done. Next question. A belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority is. अगर हम ऐसा मान रहे हैं कि जो भी कम्युनिटी मेजॉरिटी में है वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है, क्योंकि वो मेजॉरिटी में है, सो द कम्युनिटी कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इट वांट्स टू डू, और माइनॉरिटी क्या कर रही है उससे कोई लेना देना ही नहीं है. तो ये किस तरीके का सिस्टम है? इज इट पावर शेयरिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट, मेजॉरिटनिज्म, community government? Power sharing is a relatively very easy chapter, I'm telling you. You have 10 seconds. Okay. Next question. Sinhala was recognized as the only official language by which act? अब ईयर्स पर भी क्वेश्चंस आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ईयर्स से रिलेटेड, डेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं सिविक्स के अंदर, लॉज से रिलेटेड. सिन्हाला को श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया, दिस एवरीबडी नोज, बट कौन सा एक्ट था? एक्ट ऑफ 47, 1965, 1958 और 1956. दीज क्वेश्चंस आर नोन एज फैक्चुअल क्वेश्चंस. अब इसके अंदर आपका गेस वर्क काम नहीं करेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा ऑब्वियसली. I believe you have written your answer. Next question. Dash is referred to as social division based on culture and language. Based on culture and language. Can it be ethnic group, community, federal or cultural group? Super easy. Done? Next. Belgium constitution was amended dash times between 1970 and 1993. ये तो इट्स लाइक द फेमस क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. मतलब इतनी बार पूछा जाता है ना ये क्वेश्चन तो कि बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन कितनी बार उन्होंने अमेंड किया था, क्योंकि बेल्जियम एक ऐसी कंट्री थी बेटा जिन्होंने इतना अच्छे से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. वहाँ पर भी अलग अलग ग्रुप्स थे, कहीं पर फ्रेंच की मेजॉरिटी है, कहीं पर डच की मेजॉरिटी है, उनके सेंटर में उनका जो कैपिटल है वहाँ पर अलग मेजॉरिटी है, पूरी कंट्री में अलग मेजॉरिटी है. स्टिल दे केम अप विद अ ब्रिलियंट प्लान, अ ब्रिलियंट कॉन्स्टिट्यूशन की सारी कम्युनिटीज एक साथ रहती थी. देयर वाज अ हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द कम्युनिटीज. तो उसके लिए बेल्जियम ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बार अमेंड किया. अब वो बहुत कितनी बार है ये आपको बताना है.
Next question, what is the official language of Sri Lanka? I think I've already answered this question. ये तो मैंने तुम्हें आंसर दे ही दिया. Tamil and Sinhala or Hindi? Okay, Hindi can not be your answer. Now you are left with just 3 options. लिखा? नोटबुक में लिख लिया आंसर? I believe लिख लिया होगा. Next question, which community was rich and powerful in Belgium? अब पूरी कंट्री बेल्जियम में कौन सा कम्युनिटी अमीर और पावरफुल था? फ्रेंच, जर्मन, डच और नन? When did पंचायती राज सिस्टम become constitutional entity? पंचायती राज सिस्टम एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी, लाइक इसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में कब हुआ, कौन से ईयर में होने लगा? 1991, 92, 95 और 96? अगेन वन फैक्चुअल क्वेश्चन. पंचायती राज सिस्टम से एक क्वेश्चन तो आएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी आ सकता है कि पंचायती राज सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये भी क्वेश्चन आ सकता है. कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी किस ईयर में बना, ये आ सकता है. विच पार्ट टॉक्स अबाउट पंचायती राज सिस्टम, ये क्वेश्चन भी आ सकता है. Which of the following community is in majority in Sri Lanka? Obviously अगर उनकी लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है तो वही कम्युनिटी मेजॉरिटी में होगी. तमिल, हिंदू, सिन्हाला और बुद्धिस्ट? What is a coalition government? कोलिशन गवर्नमेंट तब बनती है जब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पाती. गवर्नमेंट बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट बाय डिफरेंट रिलीजन्स, मतलब हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सबने मिलकर के गवर्नमेंट बनाया. गवर्नमेंट बाय डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट. डन? Shall we move on? Okay, so these were the 15 questions. Now I'm going to tell you the answers of these 15 questions and then you have to mark it as correct or incorrect. Then at the end of the video, you need to calculate your marks and tell me your score in the comment section. Done? Okay, you have to tell me your score, huh? That's the deal. Are you ready to see the answers? दिल की धड़कनें किस किस की तेज हो रही हैं कि क्या आंसर है यार, मेरे कितने मार्क्स आएंगे, ये चैप्टर तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, ये चैप्टर तो बहुत आसान है. ओके, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग. द करेक्ट आंसर इज ऑर्गन्स. मैंने ऑलमोस्ट आपको इसका हिंट दे दिया था. ऑर्गन्स कैसे होगा? क्योंकि हॉरिजॉन्टल है. सो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एट द सेम लेवल. हॉरिजॉन्टल मीन्स at the same level. ठीक है. अगर वर्टिकल होता तो क्या होता आंसर? अगर वर्टिकल होता तो डिफरेंट लेवल्स, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. किस किस का करेक्ट हुआ? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी तुम देखना, तुम लोग ना सबकॉन्शियसली ऐसे जब करेक्ट होगा तो ऐसे इतना बड़ा टिक जाएगा, जब इनकरेक्ट होगा ना तो ऐसे छोटा सा क्रॉस. इट हैपेंस. जब हम लोग स्कूल में थे तब तो ये बहुत करते थे. हम जो सही है उस पर बड़ा सारा टिक लगाएंगे, जो इनकरेक्ट है ना साइड में छोटा सा क्रॉस. कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम में कौन इलेक्ट करता है? देखो, ये तो बहुत ही बेकार ऑप्शन था. बाय द लीडर ऑफ बेल्जियम. लीडर कैसे ही इलेक्ट करेगा? इलेक्ट करना है तो बहुत सारे लोग होने चाहिए ना, वोट करके इलेक्ट होता है. तो इट कैन नॉट बी द लीडर ऑफ बेल्जियम. सिटीजंस ऑफ द होल कंट्री, तो फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट क्यों कहते हैं? सिर्फ गवर्नमेंट ही कह देते, ये भी नहीं हो सकता. अगेन बेटा देखो, सी और डी आपके पास में 2 ऑप्शंस थे जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते थे. एक तो है कि लैंग्वेज कम्युनिटी. अगर तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया होता चैप्टर के बारे में तो तुम ये चीज समझ जाते कि लैंग्वेज के बेसिस पर इन लोगों ने गवर्नमेंट बनाया था. तो हमारा आंसर सी होगा. डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगेन कम्युनिटी लीडर्स, लीडर्स कितने को जाएंगे? 10 लीडर्स. वो लोग गवर्नमेंट कैसे इलेक्ट कर सकते हैं पूरा? तो पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी. The word ethnic signifies social division based on culture. Ethnic. Culture के basis पे social division को बोलते हैं ethnic group. Power sharing is the very spirit of democracy. Okay?
सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस नहीं होता, हम सिर्फ पावर शेयर कर रहे हैं फिलहाल, बैलेंसिंग भी नहीं, सेपरेशन भी नहीं. It is the very spirit of democracy. Although all of these things are connected to power sharing, but then create a sentence. Power sharing is separation of powers at different levels. What can you understand from this? A vague sentence. Power sharing is the very spirit of democracy. ये क्वेश्चन प्लीज थोड़ा सा ध्यान से रखना, मैं दोबारा बता रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है. पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल क्योंकि अवेयरनेस तो कैसे ही क्रिएट करेगा बेटा, प्रेशर भी नहीं क्रिएट कर सकता, और वोटर्स के परसेंटेज तो नो कनेक्शन एट ऑल. द करेक्ट आंसर इज टू रिड्यूस पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. A system of checks and balances. Always remember, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में you have absolutely zero idea, तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं है कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, then the longest one will be your answer in 90% of the cases. 90% केसेस में जो सबसे लंबा वाला आंसर है ना, that is going to be your answer. So ये सबसे बड़ा वाला ऑप्शन भी यही था, और चेक्स एंड बैलेंसेस को एक्चुअली एक्सप्लेन भी यही कर रहा है. This is your answer. A belief that the majority community connect कर लेते, बहुत आसान था. Next, Sinhala was recognized. Factual question, Act of 1956. याद रखना, एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन. करेक्ट आंसर इज Act of 1956. We have already done this question. Social division based on culture and language is called ethnic group. जिसका पहले वाला क्वेश्चन सही हुआ था उसका ये वाला क्वेश्चन भी करेक्ट हुआ होगा. कितनी बार अमेंड किया था बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन? 4 बार अमेंड किया था. इसको भी ध्यान रखना, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देयर आर सम क्वेश्चंस विच आर जस्ट पैरामाउंट, इतने इंपॉर्टेंट है कि पेपर में तुम्हें दिख जाएंगे. वैसे तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने तुम्हें इस लेक्चर में करवाए हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है पावर शेयरिंग से, बट स्टिल ये वाले कुछ क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो 4 times इज योर करेक्ट आंसर. ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका इज सिन्हाला. मेजॉरिटी कम्युनिटी भी यही थी. Which community was rich and powerful in Belgium? It was French. पंचायती राज सिस्टम आया था 1992 के अंदर. You need to tell me in the comment section which part talks about पंचायती राज system. Which part of the Indian Constitution talks about पंचायती राज system? Which of the following community is in majority? Again, अगर पहले वाला क्वेश्चन आपका करेक्ट था सिन्हाला लैंग्वेज वाला, तो ये भी करेक्ट होगा. That was सिन्हाला community. What is a coalition government? जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि एक किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पाई तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज मिल करके गवर्नमेंट बनाते हैं, उसे कहते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट. ओके, सो दीस वर द आंसर्स. नाउ टेल मी योर स्कोर. अभी के अभी कमेंट करके जरा बताओ कि कितने मार्क्स आए. अगर बेटा आपके मार्क्स इसके अंदर 15 में से 12 से भी कम आए हैं ना, आई वुड सीरियसली रेकमेंड यू टू फोकस ऑन दिस चैप्टर, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत आसान थे. आप आसानी से 15 और 15 ले सकते थे, फिर भी अगर आपके 3 मार्क्स कम हो गए हैं देन यू नीड टू प्रिपेयर करने में अनअकैडमी इज ऑलवेज देयर. वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू. इफ यू हैव एनी डाउट, आप डाउट सेशन में हमसे पूछ सकते हो. हम लोग जो हमारा एप्लीकेशन है वहाँ पर स्पेशल क्लासेस रखते हैं, आप वहाँ पे हमसे पूछ सकते हो. आप यहाँ कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो, और मैं तो आपको 10% डिस्काउंट के लिए कोड भी बता रही हूँ, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम तुम्हें बहुत सारे लेक्चर्स के वीडियोस देंगे, लाइव लेक्चर्स होंगे, रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होंगी. सो इन केस यू फील कि यार लाइव लेक्चर के टाइम पे तो टाइम नहीं है, या मुझे खुद का पढ़ना है, या मेरा कोई एग्जाम है, या मेरा स्कूल है, या फिर मुझे तो रिकॉर्डिंग फिर से देखनी है, आई वॉन्ट टू अटेंड दैट लेक्चर अगेन, और आई वॉन्ट टू स्टडी एट 12 AM, या मुझे अर्ली मॉर्निंग 6 AM पढ़ना है. अब इस टाइम लाइव क्लास कैसे होगा? यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग्स. वैसे तो टीचर्स लेते हैं एग्जाम टाइम में आधी आधी रात तक क्लासेस,
बट स्टिल यू कैन वॉच रिकॉर्डिंग्स. सब लेक्चर्स रिकॉर्डेड होते हैं. अगर आपने अभी तक स्पेशल क्लासेस नहीं अटेंड करी, आप स्पेशल क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट कर सकते हो. इट्स वेरी सिंपल. करना क्या है कि एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, गेट स्टार्टेड. आप अपना नंबर, मोबाइल नंबर यहाँ एंटर करो, क्रिएट योर ID. फॉर एग्जाम्पल I'll write मुस्कान, then my email address, then my state of residence, continue. अब हमने आपके लिए एक ऐसा इंटरफेस बनाया है विच इज़ कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल. आप कस्टमाइज कर सकते हो इसको. सिलेक्ट करो 6 to 12, क्लास 10. क्लास 10 में पढ़ रहे हो ना, तो क्लास 10 इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश, किस लैंग्वेज में आपको पढ़ना है. फॉर एग्जाम्पल दिस लेक्चर वॉज इन इंग्लिश. आई वॉज स्पीकिंग लिटिल बिट इन इंग्लिश एंड देन लिटिल बिट इन हिंदी. सो इंग्लिश कैन ऑल्सो बी योर ऑप्शन. Apart from this, one very important, I would say this is like, you know, the best gift you could ever have. Unacademy Emerge. अब एग्ज़ाम से पहले ना यार देखो, सबको टेंशन होती है मेरा पेपर कैसा जाएगा, बोर्ड एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं. आई विल टेल यू माई पर्सनल एक्सपीरियंस. जब मेरे पहले बोर्ड एग्ज़ाम्स थे ना, आफ्टर एवरी लाइक 10 मिनट्स मेरा पेपर है कल, मेरा पेपर है कल, पेपर कैसा जाएगा, पेपर कैसे करते हैं, बोर्ड का पेपर कैसे आता है. ठीक है, ऑल्दो वी हैव बीन अटेम्प्टिंग एग्जाम्स टिल 9th स्टैंडर्ड, इतने सालों तक हमने पेपर दिए हैं, बट बोर्ड्स का एक अलग ही खौफ होता है. नहीं तो वो खौफ तुम्हें ना रहे. आधी चीज़ें तो हम ना इस डर में ही भूल जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा था. मैं तुम्हें पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. क्लास 9 का मैं एक चैप्टर का नाम भूल गई थी कि वो विलेज पालमपुर है. इतनी टेंशन थी मुझे, बोर्ड्स की नहीं पर फिर भी एग्जाम्स की. मैं क्लास 9 में विलेज का नाम भूल गई थी. तो तुम ऐसा कुछ ना करो. इसके लिए हमारे पास है अनअकैडमी इमर्ज. इसमें ना बेटा हम आपको फ्री में, बिल्कुल फ्री, यू डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दिस, आपको एक मॉक टेस्ट मिलेगा एवरी वीक, संडे और सैटरडे और संडे. आप वो मॉक टेस्ट देना, फिर हम आपको डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट देंगे कि आपने कैसा परफॉर्म किया, आप इसमें क्या बेटर कर सकते थे, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं. वीडियो सॉल्यूशन भी देंगे और आपको बताएंगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं. AIR, ऑल इंडिया रैंक, ये भी मिलेगा. सैटरडे को होता है साइंस का टेस्ट और मैथ्स का टेस्ट होता है संडे को. ये आपको इसके लिए एनरोल करना है ना अगर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो इस वीडियो का, आपको लिंक मिलेगा. एंटर दिस रेफरल कोड MSLive10, फ्री में एनरोल कर लो और अटेम्प्ट करो. एनरोल करना भी फ्री है, एग्जाम देना भी फ्री है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेना भी फ्री है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एब्सोल्युटली फ्री. तो प्रैक्टिस करो, किस चीज का वेट है. ठीक है, जस्ट यूज दिस कोड ताकि आप अनलॉक कर पाओ बिल्कुल फ्री में. MSLive10. तो हमारे स्पेशल क्लासेस पूरा दिन प्लेटफॉर्म पे चलती हैं. वंस यू क्रिएट योर ID, आप स्पेशल क्लास अटेंड करो. इट्स सेम लाइक द प्लस क्लास. डिफरेंस क्या है कि प्लस में हम डिटेल में आपको पूरा चैप्टर कराएंगे. स्पेशल क्लास इज अ डेमो कि प्लस में कैसे पढ़ाई होती है. तो हमारे पास में यहाँ पर ये इंटरफेस है वेयर यू कैन टेक्स्ट, वेयर यू कैन सेंड मैसेजेस. यहाँ पे आप पोल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो. वी विल ऑल्सो क्रिएट अ लीडर बोर्ड फॉर यू. यहाँ पर आप डाउट्स पूछ सकते हो. सो गिव एवरीथिंग हियर. Now this is something new on Unacademy known as Winners Week. पूछो और जीतो. इतना आसान काम, मतलब तुम्हें पढ़ाई करने का गिफ्ट मिल रहा है. ऐसा यार हमारे टाइम में अगर होता ना, we would have been the happiest generation, I'm telling you. देखो, पूछो और जीतो में करना क्या है, सिर्फ 10 डाउट पूछने हैं आपने. आप हमारा ऐप डाउनलोड करो, वहां पे ना आस्क डाउट करके एक फीचर है. ठीक है, आस्क डाउट करके एक फीचर है, वहां 10 डाउट पूछो. 15 से लेकर 21 तक वैलिड है. ध्यान रखना, एक हफ्ता है. 15 से 21 तक वैलिड है. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. क्लास 6 से लेकर 12 तक कोई भी बच्चा कर सकता है. 10 डाउट पूछने पर तुम्हें 15 दिन का फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन मिल रहा है. इमेजिन करो कि तुमने 17th को भी अगर तुम जीत जाते हो बेटा, 17 तक भी अगर तुमने 10 डाउट पूछ लिए, तो एग्जाम डेज में यू हैव 15 days ऑफ फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन. Isn't that amazing? एक बार ही प्लस मिल गया, तुम्हें अच्छा लगा, अगर तुम्हें तो फ्री में मिल रहा है, अच्छा तो लगेगा ही. इतने सारे बच्चों ने आई हैव सीन पर्सनली कि इतने स्टूडेंट्स प्लस से पढ़ाई करते हैं ना, तो उसके बाद में तुम अपना परचेज कर सकते हो. यू विल हैव वन फ्री डेमो ऑफ प्लस. किसी को नहीं मिलता ऐसे. एवरीबडी हैज टू पे फॉर दैट, बट आपको तो सिर्फ 10 डाउट पूछने हैं. You guys are so lucky. तो फटाफट से अपने 10 डाउट्स पूछना. 15 से लेकर 21 तक वैलिड है आस्क डाउट फीचर के अंदर. दिस इज द विनर्स वीक. आर यू द विनर?
क्या क्या फीचर्स है इस आस्क डाउट की, कभी मर्जी पूछो। ऐसा नहीं है कि सुबह 10 to लेकर 5 तक ही पूछो, नहीं, कभी मर्जी, 24/7। वी अंडरस्टैंड, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं आजकल, है ना, कभी भी पूछो और फ्री है, कोई पैसे नहीं देने, बिल्कुल फ्री है। और अच्छे वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे तुम्हें इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में। मैथ्स के तो एग्जैक्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा रखे हैं एक्सपर्ट्स ने, इंस्टेंट और एक्यूरेट सॉल्यूशंस तुम्हें मिल जाएंगे। होमवर्क में भी हेल्प ले सकते हो, तो जल्दी से पूछना 10 डाउट्स एंड 1 फ्री डेज ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन। करना कैसे है ये देखते हैं अभी। सबसे पहले आप गो टू डाउट्स एंड सॉल्यूशंस फीचर ऑन योर होम स्क्रीन। आपकी होम स्क्रीन पर आपको ये फीचर दिखेगा, आस्क अ डाउट, ठीक है। क्लिक ऑन आस्क अ डाउट एंड अपडेट योर डाउट इमेज। अगर आपको कोई मैथ्स का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है, आप अपना इमेज यहाँ पर अपलोड कर दो। इस तरीके से आपने क्वेश्चन अपलोड कर दिया, क्रॉप कर दो ताकि वो इमेज का क्वेश्चन ही जाए। फिर सब्जेक्ट सिलेक्ट करो कि आपने केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी किस चीज का पूछा था। और अनलॉक कोड तो अब तक तुमको याद हो ही गया होगा। क्या है अनलॉक कोड? MS Live 10। Guys, these are the new batches। देखो 15 नवंबर से ये बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। पावर पैक बैच एंड साइंस, मैथ्स एंड SST, टर्म 2 किक स्टार्ट बैच, ये सब बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। यू नीड टू एनरोल इन दिस बैचेस। अगर आपको लग रहा है कि ये देखो क्रैश कोर्स है क्लास 10 के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का बैच भी है। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार अभी प्रिपरेशन नहीं हुई या आई एम फीलिंग वेरी नर्वस, कैसे जाएंगे मेरे एग्जाम्स, गो फॉर दिस। आप ये बैचेस में एनरोल कीजिए। कोड तुम्हारे पास है फ्री 10% डिस्काउंट के लिए। अमेजिंग चीज बता दूं, एक हमारे पास रेजर हैंड फीचर भी है जिससे यू कैन एक्चुअली अनम्यूट योरसेल्फ, यू कैन टॉक टू द एजुकेटर्स। बच्चों का फेवरेट है ये। लाइव होमवर्क हेल्प आपको मिलेगा विद हेल्प ऑफ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक में 4 फीचर्स एक्स्ट्रा है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि प्लस लेना है या आइकॉनिक लेना है। दिस इज द प्राइस लिस्ट। आप डिसाइड करो बेटा, जितना बड़ा प्लान आप लोगे उतना कम प्राइस मिलेगा। 10th का लेने पर 11 और 12 की क्लासेस भी आप देख सकते हो, उस अकॉर्डिंग लेना। आई वुड सजेस्ट यू टू गो विद 18 मंथ्स। रेस्ट इज योर चॉइस। जो प्लान आपको लगे कि हम अफोर्ड कर सकते हैं वो प्लान आप लेना। ये कोड जरूर लगा लेना ताकि तुम्हें डिस्काउंट मिले। बेसिकली 10,000 का प्लान तुम्हें 9,000 में मिलेगा। So I'll see you in the next class and probably in the live session on the same channel। इस सेम चैनल पर मैं आपकी 2 मैराथन्स लेने वाली हूँ 1.5 आवर्स के, जिसके अंदर हम बहुत सारे MCQs करेंगे, रैपिड फायर पर MCQs करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। हमारे सोशल साइंस पहला एग्जाम तो अच्छा जाना चाहिए ना। पहला एग्जाम अच्छा जाएगा तो वी विल बी मोटिवेटेड फॉर द अदर एग्जाम्स आल्सो। सो प्लीज रिमेंबर दिस रेफरल कोड MS Live 10। डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट बिलो योर स्कोर। कितने मार्क्स आए आपके आउट ऑफ 15। एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे और लेक्चर्स भी आने वाले हैं। बाय बाय। हाय, गुड इवनिंग, हेलो एवरीबॉडी। हाय क्लास 10 स्टूडेंट्स, हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन? कैसा लग रहा है? बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, अब तो बहुत नज़दीक है। एक्साइटेड, नर्वस, कैसा महसूस कर रहे हो? कितनी प्रिपरेशन हो गई है तुम लोगों की? चलो, अगर तुम लोगों को टेंशन हो रही है, डर लग रहा है कि मेरा एग्जाम कैसा होगा, देन देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। आई हैव 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर कॉल्ड फेडरलिज्म। सारे क्वेश्चंस मैं तुमको इस वीडियो में करवा दूंगी। ध्यान से इस वीडियो को देखना। हम क्या करेंगे, इन द बिगिनिंग आई विल गिव यू 15 क्वेश्चंस, ठीक है? आप उनके आंसर्स अपनी नोटबुक में लिख लेना। सो व्हाट यू हैव टू डू इज ग्रैब अ पेपर एंड अ पेन, अपने आंसर्स लिखते रहना ऐसे। Okay, once you write down your answers, after that I will explain you all the questions. I'll give you the answer key. ठीक है, मैं आपको आंसर की भी दे दूंगी, सारे क्वेश्चंस भी समझा दूंगी। देन यू हैव टू मैच, खुद को मार्क्स देने हैं, ठीक है? ऐसे टिक क्रॉस कितने आपके मार्क्स आते हैं, देन यू हैव टू गिव मी योर मार्क्स इन द कमेंट सेक्शन। ध्यान रखना, ये हमारी डील है, ठीक है? आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके कितने मार्क्स आए इस चैप्टर कॉल्ड फेडरलिज्म में। अगर आपको ऐसा लगे कि यार मेरे मार्क्स सही नहीं आ रहे हैं, या डिफिकल्ट था पेपर, या मुझे समझ में नहीं आया, या यू नो मे बी प्रॉबेबली मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट में आई विल गिव यू अ रेफरल कोड एंड आई विल टेल यू अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन, जहाँ पर कोर्स चल रहा है जो आप अटेंड कर सकते हो और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो पहले तो दिमाग से टेंशन हटाओ एंड चलो लेट्स स्टार्ट।
Okay, so if I have any new viewer, any new student who is watching my session for the very first time, this is your educator Muskan. I am a social science educator. I teach on Plus platform as well, and I have been teaching on Unacademy since 2019. If you wish to attend my special classes, or if you wish to attend my Plus courses, then you will find my educator profile link, जो मेरा Unacademy का link है ना, educator profile link description box में मिल जाएगा आपको इसी सेम वीडियो के, आप उसको रेफर कर सकते हो. ओके, ऑलराइट, चलो. So your first question of federalism is, before I start with the questions, let me tell you a little bit about federalism. So federalism होता क्या है? A system of government where the powers are divided between two categories, minimum two categories, center and state. Center and state, ठीक है? हमारे इंडिया में we have 3 levels of federalism. कौन कौन से? Center, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट. तो ये 3 हमारे इंडिया में है कैटेगरीज. फेडरलिज्म और कैसे दिखता है? विद द 3 लिस्ट, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट. यूनियन लिस्ट पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है रूल्स, स्टेट लिस्ट पे सिर्फ स्टेट बना सकता है, कॉन्करेंट लिस्ट पे स्टेट और सेंटर दोनों बना सकते हैं. अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो सेंटर की बात मानी जाएगी. अब कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जो जब ये लिस्ट्स बनी तब थे नहीं, बाद में इमर्ज हुए, तो ऐसे सब्जेक्ट्स को बोला जाता है रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स. और ये सब्जेक्ट्स आते हैं एक बेसिकली सेंटर की ही ओवरव्यू में आएंगे ये सब्जेक्ट्स. इनके ऊपर भी रूल्स सेंटर बनाता है. समझ में आया? ठीक है, ये सब हुआ अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट फेडरलिज्म. अब फेडरलिज्म इज ऑफ 2 टाइप्स. कौन कौन से 2 टाइप्स होते हैं? कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर. ठीक है, इसका एक छोटा सा चॉकलेट ट्रिक है, वो वीडियो के एंड में बताती हूँ, तो वीडियो पूरा देखना. ठीक है, A system of पंचायती राज involves. सिस्टम ऑफ पंचायती राज, देखो हमें पता है पंचायती राज एकदम विलेज लेवल पर होता है. विलेज, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल, विलेज एंड स्टेट लेवल, विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, और विलेज, स्टेट एंड यूनियन लेवल. देखो गाइज, अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है, आई वुड सजेस्ट यू टू यूज द एलिमिनेशन मेथड. आप एलिमिनेशन मेथड यूज करो एंड देन यू मार्क योर आंसर. विलेज स्टेट यूनियन, विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट, या विलेज, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट. Okay, I think you all must have written your answer. You'll get 10 seconds. In case of a clash between the laws made by the center and the state on the subject in the concurrent list, state law prevails, center law prevails. Supreme Court has to intervene, or both the laws prevail in their respective jurisdictions. क्या होता है ये? तो I just gave you the answer for this. I think you got your answer by now. Next question, which of the following subjects is not included in the state list? National defense, law and order, education, agriculture. इनमें से क्या चीज स्टेट लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं होती है? You have to read about the major subjects which are given in the state, union and concurrent list. Moving on to the next question. In India's federal system, the state governments have the power to legislate on all those subjects which are included in. The state government इनमें से किस लिस्ट पर रूल्स बना सकती है?
बहुत सिंपल है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट हैज 2 और मोर लेवल्स? इनमें से किस गवर्नमेंट के 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स होते हैं? लाइक बेसिकली मिनिमम 2 लेवल्स तो होते ही हैं. फेडरल, कम्युनिटी, यूनिटरी या कोएलिशन? ओके, written your answer. Next question, which of the following countries is an example of coming together federation? चलो, since we are talking about coming together and holding together federation, let me explain that. Coming together federation में आप ये समझो कि आपके पास यहाँ पर एक बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास अलग अलग चॉकलेट्स हैं. अब क्या किया, ये सब चॉकलेट्स हमने ले जाकर एक ही बॉक्स में डाल दिए. ये होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, व्हेन दीज इंडिपेंडेंट यूनिट्स कम टुगेदर टू फॉर्म वन बिगर यूनिट. फॉर एग्जाम्पल, ओके, आई वोंट टेल यू द आंसर. मूविंग ऑन, यूनियन लिस्ट में इनमें से कैसे सब्जेक्ट्स आएंगे? यूनियन लिस्ट में इनमें से कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? रेजिडेंसी सब्जेक्ट्स, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन, जिसके ऊपर सेंटर लॉ बनाएगा. सो बेसिकली सेंटर जिस चीज पे लॉ बनाएगा ना, दैट विल बी सेम थ्रू आउट द कंट्री. पूरी कंट्री में वो सेम रहेगा. अब देखो, एग्रीकल्चर के लॉज हर कंट्री, हर स्टेट में डिफरेंट है. पुलिस का यूनिफॉर्म हर स्टेट में डिफरेंट है. इफ यू नोटिस दैट, वेस्ट बंगाल में व्हाइट है. ट्रेड, कॉमर्स, इरिगेशन, हर जगह पर टैक्सेस का रेट अलग है. So I have given you your hint. Next question. The system of government in which there is only one level of government is known as, only one level. Federal, unitary, coalition, community. Okay. In 1947, the boundaries of several old states were changed on the basis of, हमारा जो पूरा country आज बना हुआ है, we have 28 states in our country. किस basis पर बनी है ये states? क्या बेसिस रहा था? क्या रिलीजन के बेसिस पर है कि इस स्टेट का ये रिलीजन है, इस स्टेट का ये रिलीजन है? पॉपुलेशन, कि इतने पॉपुलेशन एक स्टेट में रहेगा, और इज इट लैंग्वेज और ऑल ऑफ द अबव? When was the State Reorganization Commission formed? This is called factual question. State Reorganization Commission वही कमीशन है जिस कमीशन ने डिसाइड किया था कि स्टेट्स किस बेसिस पर अलग होंगे, किस बेसिस पर हमारे यहाँ के स्टेट्स बनाए जाएंगे. $62, $51, $56, $53. In which schedule of the Indian Constitution are the 22 scheduled languages included? 22 scheduled languages हैं हमारे, basically recognized languages by our Indian Constitution. Hindi is one of them. कौन से schedule में है वो? Next. What do you call the act of taking power from state and central government and giving it to local government? मतलब सेंटर के पास पावर था, सेंटर से स्टेट को दिया, स्टेट से लोकल को दिया, तो इस चीज को क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म, डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेसी या नन? नाउ दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट एंड अ बिट ट्रिकी. थोड़ा ट्रिकी भी है, ध्यान से सोच समझ के अपना आंसर लिखना कॉपी में. नेक्स्ट, व्हाट इज द थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट नोन एज? थर्ड टियर, 3 टियर होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. सो व्हाट इज द थर्ड वन नोन एज? जिला परिषद, स्टेट गवर्नमेंट,
विलेज पंचायत, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. Who elects the members of the gram panchayat? न्याय पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और the presiding officer. ग्राम पंचायत. ग्राम सभा is a group of all the adult citizens of a particular area. तो जितने भी लोग 18 above हैं and are eligible to vote, वो सब मिल करके ग्राम सभा बनता है. Okay, which of the following can make laws regarding the currency? Currency basically union state concurrent कौन से लिस्ट का है? कौन बना सकता है करेंसी पर लॉ? These were the 15 questions. I hope you have written your answers. Now let's see कितने marks आए, and you remember our deal. You have to tell me your answers in the comment section below. I'll be waiting for your comments. फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पंचायती राज में स्टेट नहीं आएगा, यूनियन नहीं आएगा, ये आप स्ट्रेट अवे एलिमिनेट कर सकते थे. जिसने एलिमिनेट किया वेल डन, जिसने नहीं किया आप कर सकते थे. स्टेट और यूनियन नहीं आ सकता पंचायती राज में, ठीक है. व्हेन वी टॉक अबाउट विलेज, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, यहाँ पे भी स्टेट है, तो क्या बचा? विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल. ओके, अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई भी क्लैश हो रहा है तो कौन सॉल्व करता है? इट इज द सुप्रीम कोर्ट विच सॉल्व्स दिस इशू. विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट? इसमें से स्टेट लिस्ट में क्या नहीं आएगा? डिफेंस. डिफेंस तो पूरी कंट्री में सेम चलता है ना, एक ही तरीके से काम करता है, आर्मी एक ही है, तो डिफेंस यूनियन लिस्ट का एक सब्जेक्ट है, समझे? यूनियन लिस्ट का. स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है स्टेट लिस्ट पर लॉज बनाने के लिए. दैट इज वेरी सिंपल. इनमें से किस गवर्नमेंट का 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स होंगे? कोलिशन में तो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, एक कम्युनिटी बनाती है गवर्नमेंट. यूनिटरी में तो लिखा ही हुआ है कि 1 होगा. इट इज फेडरल जिसमें 2 या 2 से ज्यादा होते हैं. कमिंग टुगेदर मैं बता चुकी हूँ, अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स मिल करके एक बड़ा यूनियन बनाती हैं जिसे कहा जाता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन. यूएसए इज एग्जाम्पल ऑफ दिस. जब यूएसए बना था 1787 के आसपास, जब यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस टाइम पर यूएसए में 13 स्टेट्स थी. आज के दिन यूएसए में more than 50 states हैं. यूनियन लिस्ट में इनमें से क्या क्या सब्जेक्ट आ सकते हैं? देखो, पुलिस मैंने तुमको बताया कि वेस्ट बंगाल का अलग कलर है, हर जगह पे तो यूनिफॉर्म डिफरेंट है, तो पुलिस सेम नहीं हो सकता. एजुकेशन के लिए हमारे पास राजस्थान में आरपीएससी बोर्ड है ना, महाराष्ट्र का अलग बोर्ड है, हर जगह का अलग बोर्ड है, तो एजुकेशन स्टेट लिस्ट में आएगा. रेजिडरी सब्जेक्ट्स तो कैसे ही आंसर हो सकता है? दिस डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, जो पूरी कंट्री में सेम रहे. पूरी कंट्री में हमारे इंडियन रुपीस चलते हैं, करेंसी, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ये सब पूरी कंट्री में सेम आता है. सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर इज ओनली 1 लेवल. एक लेवल किस में हो सकता है? यूनिटरी. सिंपल, नाम में ही लिखा हुआ है. 1947 में लैंग्वेज के बेसिस पर है. फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान में राजस्थानी चलती है, महाराष्ट्र में मराठी चलती है, केरला में तमिल चलती है, ठीक है, पंजाब में पंजाबी है, वेस्ट बंगाल में बंगाली लैंग्वेज है. सो ऑल ऑफ दीज स्टेट्स हैव देयर ओन डिफरेंट लैंग्वेज. एंड दिस कमीशन वाज सेट अप इन 1953. जो 22 recognized languages हैं वो 8th schedule में mentioned है. ये ध्यान रखना, पेपर में आने लायक सवाल है ये.
अच्छा, जब हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेकर स्टेट को दिया, स्टेट से पावर लेकर हमने लोकल को दिया, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। पहले सारा पावर सेंटर के पास था, थोड़ा थोड़ा करके हमने देना शुरू किया, तो दिस इज कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट। व्हाट इज द थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट? दैट्स लोकल सेल्फ। फर्स्ट आएगा सेंटर, फिर आएगा स्टेट, फिर आएगा लोकल सेल्फ। सो बेसिकली योर चैप्टर फेडरलिज्म रिवॉल्व्स अराउंड दीज थ्री ओनली, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। ग्राम पंचायत को ग्राम सभा इलेक्ट करती है। मैंने तुमको हिंट दिया था, जितने अडल्ट सिटीजन्स हैं जो वोट कर सकते हैं वो सब मिलकर के ग्राम सभा बनाते हैं। Which of the following can make laws regarding currency? करेंसी क्योंकि पूरी कंट्री में सेम रहेगा, तो लॉज कौन बनाएगा? यूनियन। All right guys, 15 questions थे, these were easy. Federalism is actually easy chapter, इसमें तुम अच्छे नंबर ला सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपका स्कोर कम से कम 14 तो आना चाहिए था। इससे कम अगर आपका स्कोर आया है, then that is, you know, we need to worry about that. अगर 14 से कम आपका स्कोर आया है, I would suggest you to go with the plus subscription. प्लस सब्सक्रिप्शन बहुत फायदे हैं इसके। पहले तो आप स्पेशल क्लास अटेंड करो, 1-2 स्पेशल क्लास अटेंड करो। कैसे करनी है? हमारा ऐप डाउनलोड करो, मोबाइल नंबर डालो, अपनी आईडी क्रिएट करो, सिलेक्ट करो कि तुम कौन से गोल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कौन सी लैंग्वेज में तुमको पढ़ना है, स्पेशल क्लास अटेंड करनी है, आप शुरू करो। और तुम्हारे लिए तो हमारे पास में एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट है जिसे हम बोलते हैं अनअकैडमी इमर्ज। अनअकैडमी इमर्ज तुम्हें देता है फ्री मॉक टेस्ट। देखो, एग्जाम से पहले ना बहुत टेंशन होती है, पेपर पता नहीं कैसा जाएगा, बोर्ड्स हैं पता नहीं कैसे आएंगे, बहुत टेंशन होती है बच्चों को। तो अगर तुम ये मॉक टेस्ट देते हो हर हफ्ते, तुम्हें आदत हो जाएगी, यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ कि अच्छा मेरे मार्क्स आ रहे हैं, मैंने इम्प्रूव किया है। बिल्कुल फ्री है देना, कुछ भी अमाउंट पे नहीं करना तुम्हें इमर्ज के लिए। तो अभी एनरोल कर लो बेटा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कोड है तुम्हारे पास MS Life 10, ये कोड अप्लाई करो, एनरोल करो इमर्ज में, एकदम फ्री है। ऑल इंडिया रैंक निकलेगा, वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, तुम कैसा परफॉर्म करो उसकी रिपोर्ट मिलेगी, एवरीथिंग इज देयर। साइंस और मैथ्स का टेस्ट होता है सैटरडे संडे, 1.5 घंटे का टेस्ट है, 5 बजे से 6:30 बजे तक। ये कोड लगाओ और अभी एनरोल कर लो, बहुत फायदे की चीज़ है। सैटरडे आने वाला है, टेस्ट देना है सैटरडे को। अब स्पेशल क्लासेस जो मैं तुम्हें बता रही थी, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, रियल टाइम इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं। आप डाउट्स पूछो, क्वेश्चंस पूछो, बात करो टीचर से, लीडर बोर्ड पे आओ, पोल्स में पार्टिसिपेट करो, सो एवरीथिंग इज देयर। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज वन गुड न्यूज, आपके तो एग्जाम्स आ रहे हैं, हमने आपके लिए लॉन्च किया है एक विनर्स वीक, जिसमें अगर आप 15 डेज का फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन जीतना चाहते हो तो आपको 21 ऑफ नवंबर, मतलब यू हैव 2-3 डेज मोर, 21 ऑफ नवंबर तक हमारे एप्लीकेशन पे सिर्फ 10 डाउट पूछने हैं। तो बेसिकली ऐप पे जाओ, अपनी आईडी बनाओ, कोड लगाओ MS Life 10, ये कोड लगाकर 10 डाउट्स पूछ लो और फ्री में 15 दिन का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। सिलेबस कंप्लीट कर लेना, प्लस अच्छा लगेगा तो परचेज कर लेना। परचेज करने के लिए भी तुम्हें ये कोड दे रही हूँ मैं, इससे तुमको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जो प्लान 10,000 का है तुम्हारे लिए सिर्फ 9,000। अपार्ट फ्रॉम दिस रिडीम योर कॉइन्स, और कम हो जाएगा, 8100 का हो जाएगा प्लान। कभी मर्जी डाउट पूछो, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, जब तुम्हारा मन करे तुम तब डाउट्स पूछो, फ्री में पूछो, कोई पैसे नहीं देने। हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशन लो, एग्जैक्ट मैच भी मिल जाता है क्वेश्चंस का, और फ्री में मिल रहा है तो क्या ही प्रॉब्लम है। पूछना कैसे है? अपना जब तुम होम पेज खोलोगे तो वहां लिखा होगा आस्क अ डाउट, डाउट्स एंड सॉल्यूशंस, फिर अपना पिक्चर अपलोड करना कि ये मेरा डाउट है, क्रॉप कर देना पिक्चर को, पिक्चर क्रॉप करने के बाद में सब्जेक्ट सिलेक्ट करना कि किस सब्जेक्ट का है डाउट, और ये कोड तो है ही। MS Life 10, ठीक है।
ये हमारे लेटेस्ट बैचेस हैं, हम लोग हर मंडे को नया बैच लॉन्च करते हैं। 15 नवंबर को ये बैचेस लॉन्च हुए थे, आप लोग इन बैचेस में एनरोल कर सकते हो। क्रैश कोर्स बैच है, सब सब्जेक्ट्स का क्लास 10 के लिए, एनरोल कर लेना, रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो आप। रेजर हैंड फीचर मिलता है सिर्फ प्लस और आइकॉनिक स्टूडेंट्स को, जिसमें तुम खुद को अनम्यूट करके टीचर्स से कुछ भी डाउट पूछ सकते हो। इट्स वेरी इजी, पता है क्या, अनम्यूट करके डाउट पूछना आसान। तुम इतना टाइप करो, टीचर को समझ आए नहीं आए, कई बार टीचर पढ़ भी नहीं पाता है, तो अनम्यूट करो, आराम से डाउट पूछो तसल्ली से। 1-on-1 लाइव होमवर्क हेल्प के लिए आइकॉनिक इज देयर। तो अब चॉइस इज योर्स, प्लस लेना है कि आइकॉनिक लेना है। यहाँ पे 8 फीचर्स हैं, यहाँ पे 4 फीचर्स हैं। MS Live 10 कोड है, 10% यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। रेजर हैंड फीचर यहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा, ठीक है। आइकॉनिक में लेकिन तुमको पर्सनल मेंटोर, लाइव डाउट सॉल्यूशन, पेरेंट कनेक्ट और स्टडी प्लानर भी मैं सजेस्ट करूंगी आइकॉनिक के लिए, बट इफ यू कैन नॉट अफोर्ड आइकॉनिक, गो विद प्लस। दोनों ही प्लान्स बहुत अच्छे हैं। रेफरल कोड आपकी नज़रों के बिल्कुल सामने है, जल्दी से अप्लाई करो, 10% डिस्काउंट लो। जितना बड़ा प्लान लोगे उतना ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। 10 का लेने पर 10, 11 और 12 तीनों क्लासेस का तुम प्लस देख सकते हो, तीनों क्लासेस की क्लासेस तुम देख सकते हो, ठीक है। चलो, I will see you in the next class now, and don't forget to write your marks in the comment section. Thank you so much for attending. Bye bye. In this video, I am going to help you with 15 important MCQs. ठीक है, मैं आपको 15 important MCQs बताऊंगी on resources and development chapter of your syllabus. ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पास्ट ईयर पेपर में आए हैं और इस साल पेपर में आने के इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। So in the starting 5 to 10 minutes, I will tell you the questions. I'll also explain you the questions, and then you have to write your answers on a paper, ठीक है। So I want you to grab a paper and a pen. वहाँ पे अपने आंसर्स लिखते रहो। लास्ट में मैं आपको आंसर्स बता दूंगी, फिर आप टिक क्रॉस करते रहना, और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपका टोटल स्कोर कितना हुआ। डील? स्टार्ट करें? अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है, इफ एनी वन ऑफ यू इज वॉचिंग माई क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज मुस्कान, ओके। आई हैव बीन टीचिंग ऑन अनअकैडमी सिंस 2019, सो इट्स मुस्कान सहगल। आपको अगर आप अनअकैडमी पर हो या आपने अभी तक अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से डाउनलोड करो। आपको मेरा एडुकेटर प्रोफाइल का लिंक मिलेगा यहाँ चैट बॉक्स में। तो इस लिंक से आप मेरे स्पेशल क्लासेस, प्लस क्लासेस, ये सब अटेंड कर सकते हो। जो अपकमिंग लाइव क्लासेस हैं वो अटेंड कर सकते हो, जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो अटेंड कर सकते हो, ठीक है। क्लासेस अनलॉक करने के लिए आपको ये कोड लगाना पड़ेगा, MS Live 10। इनफैक्ट पूरे अनअकैडमी पे अगर आपको कोई भी क्लास अनलॉक करना है, कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान खरीदना है, तो उसके लिए आप ये कोड लगा दो MS Live 10, एंड इट विल हेल्प यू टू गेट फ्री एक्सेस टू दैट। प्लस और आइकॉनिक में इट विल हेल्प यू टू गेट 10% डिस्काउंट, ओके। Let's start with the questions. 15 questions. Question number 1. Which of the following is an example of cultivable wasteland? Is this uncultivable land, current fallow land, barren wasteland, or none of the above? Example of cultivable wasteland. जिस लैंड पर आप कल्टीवेशन कर सकते हो, बट यू आर नॉट कल्टिवेटिंग ऑन दैट पीस ऑफ लैंड करंटली। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द टाइप ऑफ रिसोर्सेज? आयरन और। आयरन और इनमें से कैसा रिसोर्स है? रिन्यूएबल, मतलब दोबारा बन सकता है अगर खत्म हो गया तो। बायोटिक, नॉन रिन्यूएबल, या फिर फ्लो रिसोर्स। आयरन और ये ना पेपर में आता है, देखने में बच्चों को लगता है कि बहुत आसान है, पर मैक्सिमम बच्चे गलत करके आते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। आयरन और की बात करी है मैंने। टाइडल एनर्जी इनमें से किस रिसोर्स में आ सकता है? रिप्लेनिशेबल मतलब रिन्यूएबल,
अबायोटिक, ह्यूमन मेड, नॉन रिसाइक्लेबल। अब ऐसे क्वेश्चंस में तुम्हें ये भी देखना है कि क्या एक पर्टिकुलर ऑप्शन तुम्हारा टाइप ऑफ रिसोर्स है भी या नहीं, ये तुमने पढ़ा भी है बुक में या नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of one of the following is the main cause of land degradation in पंजाब। पंजाब में जो ज़मीन खराब हो रही है वो किस वजह से हो रही है? इंटेंसिव कल्टीवेशन, ओवरग्रेजिंग, ओवर इरिगेशन, डिफॉरेस्टेशन। किस वजह से ज़मीन, पंजाब की ज़मीन खराब हो रही है? टेरेस कल्टीवेशन इनमें से कौन सी स्टेट में प्रैक्टिस किया जाता है? टेरेस कल्टीवेशन उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या पंजाब? Black soil which is best for the cultivation of cotton is found in Madhya Pradesh, Gujarat, Kerala, Tamil Nadu. Black soil is found in which of the following states? Okay, this is best for the production of cotton. Resources which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization are individual, potential resources, developed और stock। जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी हम लोगों को पता है, ठीक है, वी आर अवेयर अबाउट कि उनकी कितनी क्वांटिटी में वो अवेलेबल है, क्या उनकी क्वालिटी है, क्या उनका यूज हो सकता है, उनको क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल, पोटेंशियल, डेवलप्ड या स्टॉक। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ओल्ड एलुवियल सॉइल? ओल्ड एलुवियल सॉइल, खदर, भंगार, कंकर और एरिडी तो क्लास 9 में भी पढ़ा था हमने, इफ यू रिमेम्बर। Which of the following is a human made resource? जो इंसान ने बनाया हो? पेट्रोलियम, मशीन्स, फॉरेस्ट्स और लैंड। पेट्रोलियम, मशीन, फॉरेस्ट्स और जमीन जो ह्यूमंस ने बनाई हो। रिसोर्स, लैंड यूज्ड फॉर इरिगेशन, फॉर ग्रेजिंग कैटल एंड लाइवस्टॉक, उसे क्या बोलते हैं? Forest, barren land, pasture land or fallow land? Forest, barren, pasture or fallow land? How much desired area is required for forest in our country? Desired area for forest. Okay, let's see the answer. These were the 15 questions. First is uncultivable land. फिर आता है आयरन और इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। खत्म हो जाएगा तो आप दोबारा से उसको उसी जनरेशन के लिए नहीं बना सकते क्योंकि उसको बनने में बहुत टाइम लगता है। Under which of the following type of resource can tidal energy be put? Replenishable, abiotic, human-made, non-recyclable. Main cause of land degradation पंजाब में is over irrigation। वो इतनी क्रॉप्स उगाते हैं, इतना पानी उस पर डाल देते हैं कि ज़्यादा पानी की वजह से भी ज़मीन खराब हो जाती है। In which of the following states terrace cultivation is practiced? तो वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड में प्रैक्टिस किया जाता है। ब्लैक सॉइल गुजरात में मिलेगा, गुजरात में कॉटन का कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा होगा। रिसोर्सेज विच आर सर्वेड, जिनका क्वालिटी क्वांटिटी हमें पता है और हम उनको जल्दी ही यूज भी करेंगे, आर नोन एज डेवलप्ड। ओल्डर एलुवियल सॉइल का नाम था भंगार। ह्यूमन मेड रिसोर्स, पेट्रोल हमने नहीं बनाया, फॉरेस्ट हमने नहीं बनाए, जमीन तो हम बना ही नहीं सकते। सो दिस इज मशीन्स।
Land used for grazing cattle and livestock, pasture land. Total 33% of area should be under forest cover ideally in our country. ठीक है, ideally इतना होना चाहिए. Alright, these were the 15 questions which which are very important from the point of view of examination. Agriculture chapter के questions थे, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस थे ये. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ज़रा कि आपके कितने मार्क्स आए. ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस रिवाइज कर लेना एग्जाम से पहले. इस सीरीज़ की जितने भी लेक्चर्स हैं, टोटल 6 लेक्चर्स आते हैं, हर एक चैप्टर के मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हुए हैं. तो ये टोटल 6 के 6 चैप्टर्स एक बार पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना. अगर प्रॉब्लम लग रही है, अगर लग रहा है कि प्रिपरेशन ढंग से नहीं हुई और मेहनत करने की ज़रूरत है, डाउट्स हैं, तो हमारे पास आस्क अ डाउट फीचर भी है बेटा फ्री में आपके लिए, जिसमें आप डाउट्स पूछ सकते हो. प्लस आइकॉनिक ले सकते हो. एग्ज़ाम्स के लिए लेना है तो एग्ज़ाम्स के लिए ले लो एक बार चाहे, बट हम सजेस्ट करते हैं कि थोड़ा बड़ा प्लान आप लो. MS Live 10 इज़ द कोड which will give you 10% डिस्काउंट, और इससे आप अनलॉक भी कर सकते हो फ्री में, एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल. सो प्लीज़ प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. फ्रस्ट्रेट नहीं हो कि एक ही चीज़ कितनी बार पढ़ना पड़ेगा. देयर इज़ नो चांस, देयर इज़ नथिंग यू कैन डू अबाउट इट. गुड लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. और पेपर होने के बाद में मुझे आकर के इसी वीडियो पर बता भी देना कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, इसमें से कितने क्वेश्चंस आए. Okay, and do not forget to mention your marks in the comment section. So we have very few days left for first board examination. 10th क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है 30th नवंबर से, और हम 30th से पहले इसी सेम चैनल पर सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट MCQs ख़त्म कर देंगे. ठीक है, हमने सारे इंपॉर्टेंट MCQs पढ़ने हैं क्योंकि हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप है. हमेशा ध्यान रखना कि रिविजन इज़ द की. तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो ना, उससे पहले रिवाइज ज़रूर करना, और ये वाला लेक्चर आपको उसी चीज़ में बहुत हेल्प करने वाला है. So in this class, I am going to tell you 15 most important MCQs from sectors of Indian economy. This is the easiest chapter. I'm sure you all must have read about this in your class 9 also. कौन-कौन से sectors हैं? Primary, secondary and tertiary. So this chapter would majorly ask you questions about these 3 types of sectors. For the ones who are attending my class for the very first time, my name is Muskan. I'm your social science educator. I'm a plus educator with Unacademy, so if you want to attend my courses, you can simply check out my educator profile link, which is there in the description box. आप मेरा educator profile link खोल सकते हो, वहाँ पे आपको मेरी स्पेशल क्लासेस भी मिल जाएंगी. ठीक है, प्लस कोर्सेज भी मिल जाएंगे. क्लासेस को अनलॉक करने के लिए बस आपको ये एक कोड लगाना है, which is MS Live 10. और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे then you can leave a follow on my profile on Unacademy. Okay, let's start with our chapter, but before that let me give you a brief explanation of what is going to be there in sectors of Indian economy. So there will be three sectors, primary, secondary and tertiary. Tertiary sector is also known as service sector. प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जहाँ पर हम डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके कुछ बना रहे हैं. ठीक है, कोई भी नेचर का प्रोडक्ट है, लैंड है, ठीक है, ज़मीन को एक्सप्लॉइट करके हम कुछ बना रहे हैं. हमने कॉटन का कल्टीवेशन किया, सो दैट इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी, क्योंकि हमने हमारी तरफ से कुछ ऐसा चार्ज नहीं किया, हम लोग डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं. सेकेंडरी के अंदर क्या होता है, द प्रोडक्ट्स विच वी गेट फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर, we process them and we turn them into more useful goods. For example, प्राइमरी से कॉटन मिला, ठीक है, इस कॉटन को अब मैं प्रोसेस करूंगी और मैंने इससे क्लोथ बनाया. कपड़े कैसे बनेंगे, एक फैक्ट्री में बनेंगे, जिसको हम बोलते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री. सो इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी सेकेंडरी में. प्राइमरी में वो आया जो डायरेक्टली नेचर से मिला, ठीक है, फिर जो नेचर से हमें प्रोडक्ट मिला है उसी चीज़ को और प्रोसेस करके हमने एक और प्रोडक्ट तैयार किया, उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी एक्टिविटी. बेसिकली सेकेंडरी का सिंपल शॉर्ट एग्जांपल है मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग. नाउ टॉकिंग अबाउट द टर्शियरी सेक्टर. टर्शियरी सेक्टर इज द सर्विस सेक्टर which
कॉम्प्लीमेंट्स बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब देखो, एक इंडस्ट्री के अंदर कपड़ा बन तो गया, पर उस कपड़े का यूज तब तक नहीं है जब तक वो कपड़ा मैं पहनूंगी नहीं, जब तक मैं वो खरीद नहीं सकती, मुझे मिलेगा नहीं, तब तक दैट क्लोथ इज ऑफ नो यूज टू मी। सो द टर्शरी सेक्टर हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विसेज, किसी भी तरीके की सर्विस आपको चाहिए। आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ सर्विस आई एम प्रोवाइडिंग यू। अब मैं कुछ यहाँ पे कोई नई चीज़ बना तो नहीं रही हूँ, आई एम नॉट क्रिएटिंग समथिंग टैंजिबल जो किसी को दिख जाए, आई एम सिंपली गिविंग यू माई सर्विस। दिस इज नोन एज टर्शरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। नाउ देर आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड द मोस्ट कंफ्यूजिंग ऑल्सो। कौन कौन से हैं ये क्वेश्चंस? पहला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा सेक्टर है जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन काम करती है? मोस्ट अब्जॉर्बिंग सेक्टर, मैक्सिमम पॉपुलेशन, 60% पॉपुलेशन वर्क्स इन द प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, नाउ विच सेक्टर contributes the most? ऐसा कौन सा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है टू आवर जीडीपी? अब अगर तुम इसको ऐसे देखो कि किस सेक्टर के सबसे ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं, किसकी एग्जाम्पल्स है सबसे ज्यादा? टर्शरी की। तो जब उसके एग्जाम्पल्स ज्यादा है मतलब उसके अंदर एक्टिविटीज भी ज्यादा है, सो सिंपली टर्शरी सेक्टर इज माय आंसर। ये दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और कंफ्यूजिंग भी है, इनको याद जरूर रखना। ओके, मूविंग ऑन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ। Please keep a paper and a pen with you. Write down your answers in your notebook, and at the end of the session, I will give you the answers. Then you can, check your copies and you can tell me your answers. You have to tell me your answers, in fact, in the comment section. देखते हैं 15 में से आप कितने मार्क्स लेकर आते हो। किस बेसिस पर हम सेक्टर्स को पब्लिक और प्राइवेट के अंदर क्लासिफाई करेंगे? एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, number of workers employed or ownership of enterprise. Next question, when we produce a good by exploiting natural resources, it is an activity of. बहुत easy question है and I have just explained this to you. Primary, secondary, tertiary, organized. Next, the service sector includes activities such as agriculture, dairy, fishing, forestry. Service sector, ठीक है? Making sugar, good, bricks, transport, communication and banking, none of the above. Basically, where you are not producing anything tangible, जैसे आपका Ola, Uber, education, doctors, internet services. I think you got your answer. Next question. What is the correct meaning of organized sector? देखो, government sector is organized sector. Private sector is not organized, is unorganized. Private sector is unorganized sector. ध्यान रखना. It covers those enterprises where the terms of employment are regular, jobs are not regular, low salaries or outside the control of government. ध्यान रखो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहां पर दो ऑप्शंस कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, अब ये बहुत क्लियरली कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ऑप्शन ए और सी, यू कैन नेगेट बी एंड डी। या तो ए तुम्हारा आंसर है या सी तुम्हारा आंसर है, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे को सेम ही बात पर कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। ओके, राइट डाउन योर आंसर, वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is included in the tertiary sector? इनमें से कौन सा tertiary sector में included होता है? tertiary sector का example है call centers, ATM booths, internet cafe, all of the above. Service sector. Government owns most of the assets and provides all the services
एक ऐसा सेक्टर जहाँ पे जितना भी एसेट है, जितना भी बेसिकली कैपिटल लगा हुआ है, पैसा लगा हुआ है, वो सब गवर्नमेंट का है, जितना भी प्रॉफिट होगा उससे वो सब भी गवर्नमेंट का है। तो ऐसा कौन सा सेक्टर होता है? प्राइवेट, ऑर्गेनाइज्ड, पब्लिक, टर्शरी। नेक्स्ट, the value of all final goods and services produced within a country during a particular year, मतलब एक साल में एक कंट्री में टोटल जितने भी फाइनल गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं उसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलेंगे, जीडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर। देखो ये तो बहुत ही बेकार सा ऑप्शन है, एलिमिनेट कर दो। A situation in which more persons are employed on a job than are optimally required is, मेजरली आपको मिलेगा रूरल एरियाज में और एग्रीकल्चर में। एक पीस ऑफ लैंड है, यहाँ पे अगर 5 लोग काम करेंगे तो भी इनफ होगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर 8 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, 5 काम करते तो भी प्रोड्यूस उतना ही होता, पर 8 लोग काम कर रहे हैं तो भी उतना ही होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट या फिर साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स? दिस इज कॉल्ड अ फैक्चुअल क्वेश्चन। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया कि हम राइट टू वर्क प्रोवाइड करेंगे। ऐसे ही एक स्कीम भी चली थी, मनरेगा। मनरेगा स्कीम क्या कहती थी कि हम 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे गरीब लोगों को, 100 दिन के पैसे उनको मिलेंगे। तो अभी ये राइट टू वर्क कितने डिस्ट्रिक्ट्स में, इंडिया के कितने डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नेचुरल प्रोडक्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ आइटम्स गिवन बिलो। नेचुरल प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ जो कि एक फाइनल गुड नहीं है, जो कि प्राइमरी सेक्टर से बना होगा, जो कि सेकेंडरी सेक्टर से प्रोड्यूस नहीं हुआ। मनरेगा has guaranteed dash days of employment in a year in many districts of India. अभी मैंने I just gave you the answer to this question, 200, 250, 100 और 150. The correct answer is, okay, I have told you the answer also. चलो कोई बात नहीं, we'll do the rest of the questions. Underemployment occurs when people are willing to work, when people are working less than what they are capable of doing, people are working slowly, or when people are not paid for their jobs. Underemployment basically मेरे पास capability ज़्यादा है पर मैं जो काम कर रही हूँ वो मेरी capability से कम है। Which sector has emerged as the largest producing sector in India? Largest producing sector. Starting में बताया था मैंने, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट कौन सा सेक्टर बनाता है? वही सेक्टर जिसके सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल गुड्स विच आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स और फॉर रीसेल इन द सेम ईयर आर कॉल्ड। जितनी भी चीज़ें रॉ मटेरियल के लिए एज अ रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, उनको क्या कहते हैं? फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, रॉ मटेरियल या ऑल ऑफ द अबव। अब देखो, दे आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स सो दे कैन नॉट बी कॉल्ड एज रॉ मटेरियल, ठीक है? सो इट इज ईदर ए और बी। सिंपल हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सेक्टर इज गवर्न्ड बाय वेरियस लॉज सच एज फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट एक्सेट्रा। ऐसा कौन सा सेक्टर है जहाँ पर इन रूल्स को या इन लॉज को माना जाएगा, एक्चुअली एक्सेप्ट किया जाएगा? ऐसा कौन सा सेक्टर है? प्राइमरी, अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, okay, so these were the 15 questions. Now let's talk about the answers. You have to mark a tick
जो आपका आंसर करेक्ट हो, जो गलत हो उसको क्रॉस करो और लास्ट में मुझे बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए, ठीक है। आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन इज ओनरशिप। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट के पास में है, प्राइवेट मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास में है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय एक्सप्लॉटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, दिस इज प्राइमरी सेक्टर। सर्विस सेक्टर कौन सा सेक्टर है, जिसमें ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंटैंजिबल चीजें आएंगी। फिर आता है करेक्ट मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ये बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर है जहां पर आपका एम्प्लॉयमेंट रेगुलरली मिल रहा है, आपके वर्किंग आवर्स भी फिक्स्ड हैं, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इंक्लूडेड इन द टर्शरी सेक्टर, ये सब टर्शरी सेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं, इन सभी में सर्विसेज हैं। एटीएम बूथ नया पैसा नहीं बना रहे, दे आर जस्ट अ मीडियम फ्रॉम वेयर यू कैन गेट योर मनी विच इज ऑलरेडी देयर इन योर बैंक अकाउंट। गवर्नमेंट के पास में अगर सारा एसेट है, सारा प्रॉफिट गवर्नमेंट को मिल रहा है, तो उसे हम बोलेंगे पब्लिक सेक्टर। जितने भी फाइनल गुड्स एक साल में एक कंट्री में जितने भी फाइनल गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उसे कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिचुएशन इन विच मोर पर्सन्स आर एम्प्लॉयड, ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं तो उसे हम कहते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एक ही बात है, डिस्गाइज्ड कह लो, हिडन कह लो। This was the factual question, so this is 625 districts, please remember this. Then we have the natural product from the list of items given below. Natural product is cotton. मनरेगा provides 100 days of employment. अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये हुआ दैट लेट्स से आई एम अ पीएचडी होल्डर, ठीक है, मैंने पीएचडी कर रखी है एंड व्हाट आई एम टीचिंग इज किंडरगार्टन स्टूडेंट्स। अगर मैं पीएचडी करने के बाद में भी बच्चों को एबीसीडी सिखा रही हूँ, ठीक है, किंडरगार्टन के बच्चों को सिखा रही हूँ, सो मेरा जो इतना टैलेंट है, जो मेरा ग्रेजुएशन का नॉलेज है, जो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का नॉलेज है, देन माई रिसर्च नॉलेज ऑफ पीएचडी, वो सब वेस्ट हो रहा है। So I am working less than what I am capable of doing. If I am a PhD holder, I can easily teach students who are graduates or who are pursuing their post graduation. लेकिन if I am teaching just kindergarten students, and that is a waste of my talent. Next is which sector has emerged as the largest producing? सबसे ज़्यादा चीज़ें tertiary sector से ही बनती हैं. This is because of the tertiary sector की बाकी sectors का काम चल रहा है. So the correct answer is tertiary sector. ऐसे गुड्स जिनको एज रॉ मटेरियल यूज किया जाता है उन्हें हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स. Dash sector is governed by, this is actually the organized sector which is governed by laws as Factories Act, Minimum Wages Act. So these were the answers to your questions. ओके, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कितने मार्क्स मिले आउट ऑफ 15. अगर आपके मार्क्स इस चैप्टर में और इस क्वेश्चंस में 15 में से 13 से कम आए हैं, देन ट्रस्ट मी यू नीड द प्लस सब्सक्रिप्शन, यू नीड टू वर्क अ लॉट ऑन योर एसएसटी. बट टेंशन नहीं लो, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है. अभी भी अगर तुम प्लस खरीदते हो ये कोड लगाकर तो भी तुम्हारी काफ़ी हेल्प हो जाएगी. चलो, आई एम वेटिंग फॉर योर कॉमेंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए. On Unacademy, we offer you special classes which are absolutely free of cost. अगर आप हमारी special classes देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, you have to simply download our application, create your ID on it, अपना नंबर डालो, अपना नेम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ रेजिडेंस, ये सब एंटर करने के बाद में you have to select कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो. For class 10 students आप CBSE class 10 select करो, then you select the language you want to study in. बिल्कुल फ्री होती हैं ये स्पेशल क्लासेस, तो आप फ्री में इनको अटेंड कर सकते हो. ठीक है, आप कोड लगाना यहाँ पर MS Live 10 ताकि आपकी क्लासेस जो है ना वो अनलॉक हो जाएं. क्लासेस लॉक्ड होती हैं, सो टू अनलॉक दीज क्लासेस यू हैव टू यूज अ रेफरल कोड. दिस इज द रेफरल कोड विच यू कैन यूज, MS Live 10. Now about Unacademy Emerge, guys, we are going to have the last emerge होने वाला है इस week, since you have your board starting from 30th of November. तो आपको बिल्कुल फ्री में इसके लिए सबसे पहला काम करना है enroll.
दूसरा काम करना है अटेम्प्ट, और तीसरा काम करना है खुद की परफॉर्मेंस एनालाइज। डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट हम आपको देंगे, वीडियो सॉल्यूशन हम आपको देंगे, आप अपने कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करो, अपना रिपोर्ट भी चेक करो, अपना ऑल इंडिया रैंक भी देखो कि तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो। बेसिकली इमर्ज विल गिव यू एन आइडिया कि कितना और पढ़ना है और क्या और पढ़ना है, ठीक है। और फ्री मॉक टेस्ट है, तो मुझे नहीं लगता कि देयर इज अ सिंगल रीजन व्हाई यू शुड मिस इट, है ना। डेफिनेटली गो फॉर दिस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एनरोल करने के लिए आप यही वाला कोड वहाँ पर भी लगा देना, फ्री में एनरोल हो जाएगा। और अलार्म लगा लो अभी अपने फ़ोन में, अभी के अभी अलार्म लगा लो 5 PM to 6:30 PM। सैटरडे को साइंस का टेस्ट है और संडे को मैथ्स का टेस्ट है। प्लीज़ ये मत सोचना कि मेरा तो एसएसटी का पेपर है, मैं टेस्ट क्यों दूँ। एटलीस्ट अपीयर फॉर इट, ठीक है, कोई बात नहीं, 1.5 घंटे की बात है ना, इट्स जस्ट 1.5 hours, just appear for it. You will get to know the MCQs. थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि MCQs कैसे बनेंगे। बच्चों को प्रॉब्लम मैथ्स और साइंस में ही तो आती है सबसे ज़्यादा, तो MCQs का आइडिया लगेगा तुम्हें। प्लीज अपीयर फॉर दिस, तो और तुम्हारा थोड़ा डर निकल जाएगा। अच्छा, जो स्पेशल क्लासेस मैं आपको बता रही थी, नाउ दैट आई बिलीव यू विल क्रिएट एन आईडी ऑन अनअकैडमी। वंस यू क्रिएट योर आईडी यू कैन अटेंड आवर स्पेशल क्लासेस जो कि इंटरेक्टिव होती हैं। आप मैसेज भेज सकते हो, इमोजीज भेज सकते हो, पोल्स में पार्टिसिपेट करो, लीडर बोर्ड में अपना नाम देखकर खुश हो जाओ, सर्टिफिकेट भी देते हैं हम, डाउट्स पूछो, अनलिमिटेड डाउट्स पूछो। ऑल ऑफ दीज आर द फीचर्स ऑफ स्पेशल क्लासेस, ये सब प्लस पे भी मिलता है। So basically special class is just a way of giving you a demo of how the plus looks like, ठीक है। तो जरूर से स्पेशल क्लासेस भी अटेंड करना। And a good news for all the special class learners and all the learners who are attending their classes free of cost, अगर तुमको प्लस अटेंड करना है बिल्कुल फ्री में, तो consider it as a gift from Unacademy. Winners week is going on. All you have to do is just ask 10 doubts. 10 doubts पूछो। हर दिन हो सकता है कि तुम्हें एक सरप्राइज मिल जाए, ठीक है, हर दिन हो सकता है कि तुमको एक सरप्राइज बॉक्स मिल जाए, और 10 डाउट्स पूछने पर 15 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन तो मिल ही जाएगा। 28 नवंबर तक वैलिड है। प्लीज गो एंड आस्क योर डाउट्स। इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी बता देती हूँ, कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है, कोई टाइम लिमिट सेट नहीं है। अनलिमिटेड डाउट्स पूछो, हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, एग्जैक्ट मैच मिल जाएगा क्वेश्चंस का। यहाँ पे देखो, यहाँ ऑप्शन है ना आस्क अ डाउट, क्लिक करो, वहाँ पे अपना पिक्चर अपलोड करो, या पिक्चर भी क्लिक कर सकते हो, क्रॉप करो, एक क्वेश्चन एक बार में एक क्वेश्चन डालना है, फिर सिलेक्ट करो कि कौन से सब्जेक्ट का तुमने पूछा है। अनलॉक कोड क्या है, अब तक तो याद हो गया होगा, MS Live 10 इज द अनलॉक कोड, ओके। नए बैचेस हर मंडे को लॉन्च होते हैं। क्लास 10 के लिए क्रैश कोर्स बैच, रैंकर्स बैच स्टार्ट कर रखा है, इन बैचेस में आप एनरोल कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ बैच, पेपर में यही चीज़ें तो मदद करती हैं। थोड़ा भी अगर ऐसा लग रहा है ना कि यार 10th है, कैसे करेंगे, तो गो एंड टेक योर प्लस सब्सक्रिप्शन टुडे। अपनी जितनी एंजाइटी है, जितनी टेंशन है, वो सब टीचर्स के साथ शेयर करो विद द हेल्प ऑफ द मोस्ट फेवरेट फीचर ऑफ अनअकैडमी कॉल्ड रेजर हैंड। तुम हैंड रेज करो, टीचर तुम्हें अनम्यूट करेगी, तुम बोलो, डाउट पूछो, डिस्कस करो, क्वेश्चंस पूछो, कुछ मर्जी, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। और लाइव होमवर्क हेल्प के लिए या फिर एक पर्सनल मेंटोर के लिए we have this thing called Unacademy's iconic subscription. So country के top educators, personal mentor, live doubt solution, interactive classes, ये सब तुम्हें मिलेगा। हम लोग ना सब क्लासेस को रिकॉर्ड भी करते हैं, तो तुम्हें अगर रात को लेट नाइट पढ़ना है, अर्ली मॉर्निंग पढ़ना है, तुम रिकॉर्डिंग देख सकते हो। PDF डाउनलोड हो जाएगी क्वेश्चंस की, PDF से पढ़ सकते हो। So all you have to do is just apply this code and select the plan which you are looking for. जो भी प्लान तुमको लेना है ना, तुम वो प्लान सेलेक्ट करो। मैं तुम्हें प्लान्स दिखा देती हूँ, आइकॉनिक और प्लस के ये प्लान्स हैं। 36 मंथ्स के लिए पर मंथ 1833 रुपीज़ तुमको देने हैं, इस पे भी 10% ऑफ मिलेगा। 12 मंथ्स पे 333 रुपीज़ है। ये आइकॉनिक इज लिटिल एक्सपेंसिव दैन प्लस बिकॉज आइकॉनिक हैज़ 8 फीचर्स, plus has 4 features. Okay, so you can select any plan whatever you want to go for. इसमें से कोई भी select करो। ये वाला रेफरल कोड ज़रूर लगा लेना ताकि तुम्हें 10% ऑफ मिल जाए। क्लास
10 का जब प्लस लोगे तो 11th और 12th के लेक्चर्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, वो भी तुम देख सकते हो, ठीक है। सो गो विद अ बिगर प्लान, कम से कम 12-15 महीने का तो ले ही लेना सब्सक्रिप्शन, और आज ही ले लो, एंड ऑल्सो स्टार्ट आस्किंग योर डाउट्स। उससे अच्छी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। फ्री में प्लस मिल रहा है, वो भी 15 डेज का। मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। ऑल राइट, MS Live 10, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।